तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसके सिटी का नाम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी होता है। और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर एक सेक्टर होता है जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर होता है। उस सेक्टर का नाम जाओ सेक्टर होता है। और जाओ सेक्टर के अंदर हीरो को दिखाया जाता है। हमारा हीरो जिसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, ये बिल्कुल बेकार है, यानी कि बिल्कुल लिनफेंग की तरह ये भी एक कचरा है। हमारा हीरो जो कि 5th एल्डर का ग्रैंडसन है, इसकी उम्र इस वक्त 16 साल है और इसका नाम जाओची है। तो जाओची अपने रूम में बड़ी आराम से बैठा होता है और इस बारे में सोच रहा होता है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आज उसके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज उसकी शादी होने वाली है सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ, जिसके बारे में तो सभी लोग सपना देखते हैं कि वो उसके साथ शादी कर सके। उस खूबसूरत लड़की का नाम जिया किंग यू है। तो एक दूसरी फैमिली से है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जाओची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। जाओची कहता है किंग यू बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, यानी कि उसकी कल्टीवेशन भी मुझसे ज्यादा है। मेरे पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं, क्योंकि मेरी मेडियंस को ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि वो हंसी खुशी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी होगी। ये तो हमारे एल्डर्स की वजह से है कि किंग यू की शादी मेरे साथ होने वाली है। यहीं पर साउथ सेक्टर के एक दूसरे कोने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओची का एक कजन जो कि साउथ सेक्टर के पैट्रियार्च का इकलौता बेटा है, उसका नाम जाओ लोंग है। एक दूसरा कजन जिसका नाम जाओ जैंग है, वो अपने पास एक स्पेशल पॉइजन लेकर आता है और जाओ लोंग को देता है। तो जाओ लोंग से कहता है, ब्रदर जाओ लोंग, ये पॉइजन कलरलेस है, साथ ही इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। अगर तुम किसी भी चीज में इसको मिक्स करके उसको पिला दोगे, जो भी इसको पिएगा वो इसको पीते ही मर जाएगा। जाओ लोंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। अपने पास एक सूप का प्याला निकालता है और उससे वो पॉइजन उसके अंदर डलवा देता है और उसके अंदर वो मिक्स कर देता है, क्योंकि ये वाला सूप का प्याला वो जाओची के लिए भिजवाने वाला है। ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त एक लड़की जो कि जाओची की आंटी है, कि उसकी उम्र जाओची से कम है, लेकिन रिश्ते में वो उसकी आंटी लगती है। वो जाओची के लिए प्याले में कुछ खाने के लिए लेकर जा रही होती है। जाओ लोंग उसे कहता है, जाओलिंग तुम कहाँ पर जा रही हो? जाओलिंग उसे कहती है, मैंने जाओची के खाने के लिए कुछ दलिया बनाया है जो मैं इसको देने के लिए जा रही हूँ। जाओ लोंग उसे कहता है, जरा रुको, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि आज जाओची की शादी होने वाली है और आज की रात उसके लिए बहुत स्पेशल रात है। मुझे लगता है कि आज सिर्फ इस दलिये से काम नहीं चलेगा। मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल सूप है, सूप को पीने से उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। रात को उसे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि आज उसकी शादी है। चलो जल्दी से वो दलिया मुझे दे दो और उसकी जगह पर ये वाला प्याला ले लो। जाओलिंग हैरान होकर उसे कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि उसे सूप की जरूरत है? वो तो बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म के ताकत वाले सूप की जरूरत नहीं है। लोग उसे कहता है, तुम तो बिल्कुल बोली हो, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये लड़कों की आपस की बात है, जाओ जाकर उसको ये सूप दे दो, रात को उसे बड़ी ताकत की जरूरत है। जाओलिंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश होती है। लोग उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? छोटा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाऊंगा। जाओलिंग उसके हाथ से वो वाला सूप का प्याला ले लेती है और अपनी ट्रे में रख लेती है। जाओ लोग उसे कहता है, जल्दी से जाओची के पास ले जाओ, कहीं ये ठंडा ना हो जाए। तो जाओलिंग सूप का प्याला लेकर सीधा जाओची के रूम में चली जाती है, जबकि जाओ लोग वहाँ पर पीछे खड़ा सोच रहा होता है, जाओची आज तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग यू के साथ शादी करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा कचरा किंग यू के लायक है? यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का है जो कि किंग यू से शादी करने के लायक है और वो मैं हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें जाओची के रूम के अंदर का दिखाया जाता है। जाओची की आंटी जाओलिंग के लिए वो सूप लेकर अंदर आ जाती है। जाओची उसे कहता है, आंटी ये तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? जाओलिंग उसे कहती है, ये बहुत ही स्पेशल सूप है, मैंने सुना है कि ये सूप तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आज रात तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी रात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने इसको नहीं बनाया और ना ही मैंने इसको टेस्ट किया है। जाओची उसे कहता है, आंटी अब जबकि इस चीज को तुम लेकर आई हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी, मैं इसको पी लेता हूँ। और साथ ही जाओची सारे के सारे सूप को पी जाता है। आंटी उसे कहती है, तुम्हें ये सूप कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा है? जाओची जल्दी से अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, आंटी मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। साथ ही वो वहीं पर चेयर के ऊपर ही लेट जाता है। जाओलिंग उसे कहती है, जाओची तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे बताओ, तुम यहाँ पर मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या तुम यहाँ पर कोई नाटक कर रहे हो? चलो जल्दी से उठकर बैठ जाओ। हमारा जाओची सूप को पीने के बाद जैसे वहाँ पर कुर्सी के ऊपर लेटता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और वहाँ पर उसकी आंखें बंद होने के साथ ही नेक्स्ट सीन एक दूसरे कॉन्टिनेंट का दिखाया जाता है, जो कि अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का होता है। हमारा हीरो यहाँ पर दूसरी बार रीइंकार्नेट हो रहा है, इसी वजह से मैंने सीरीज का नाम रीइंकार्नेटेड रखा है। अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सड़क के ऊपर एक छोटा सा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा होता है, रो रहा होता है। उसी वक्त वहाँ से एक मेडिसिन का मास्टर गुजरता है। उस छोटे बच्चे को वहाँ पर रोता हुआ देखता है, उसको उठा लेता है और कहता है, पता नहीं यहाँ पर कौन अपने छोटे बच्चे को छोड़ गया है। मास्टर उससे कहता है, अब जबकि हम लोग दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है और तुम मुझे यहाँ पर मिले हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपने पास रख लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पता और यहाँ की सीनरी काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा नाम देता हूँ, मैं तुम्हें युनजी का नाम देता हूँ। वो मास्टर क्योंकि मेडिसिन का मास्टर है, वो से कहता है, युनजी आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम मेरे डिसाइपल बनोगे, हम लोग जड़ी बूटियां इकट्ठी करेंगे और बहुत सारे बीमार लोगों का इलाज करेंगे। युनजी मास्टर की बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता है। मास्टर कहते हैं, तुमने तो हंसना शुरू कर दिया, लगता है कि तुम्हें अपना नया नाम काफी ज्यादा पसंद आया है। इसके बाद हम दोनों मास्टर एंड डिसाइपल की तरह ही जिंदगी गुजारेंगे और वो मास्टर युनजी को अपने साथ लेकर आगे चले जाते हैं। कहीं से हमारा सीन 20 साल के बाद का दिखाया जाता है। 20 साल तक हमारा युनजी यानी कि हमारा जाओची मास्टर के साथ ही रहता है और वहीं पर वो बड़ा होता है, लेकिन 20 साल के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसके मास्टर को मार डालते हैं, क्योंकि युनजी के मास्टर के पास कुछ ऐसा होता है जो कि उन लोगों को चाहिए होता है। युनजी खुद भी 20 साल के बाद अब जवान हो चुका है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पहली लाइफ में उसके पास कल्टीवेशन की पावर नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके पास मिस्टिक पावर्स हैं जो कि काफी ज्यादा है और जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता हुआ एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सभी लोगों को मार डालूंगा जो भी मेरे पास आएगा। हम सभी ने मेरे मास्टर को मार डाला, मैं तुम सभी को मार डालूंगा, तुम सभी लोग मेरे मास्टर के साथ ही जमीन के अंदर गाड़े जाओगे। युनजी अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है कि कुछ और लोग वहाँ पर आ रहे हैं। युनजी कहता है, ये लोग तो काफी ज्यादा तेज हैं और मेरे काफी करीब पहुंच गए हैं। वो जल्दी से क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। युनजी कहता है, मैं सबको आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। उस क्लिफ का नाम एंडलेस क्लाउडी क्लिफ है, अगर कोई वहाँ से नीचे गिरा है तो उसके जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है, इसी वजह से इसे एंडलेस क्लाउडी क्लिफ कहा जाता है। वो सभी लोग जो कि उसके पीछे लगे होते हैं वो वहाँ पर खड़े होकर उसे कहते हैं, युनजी तुमने अपने मास्टर के नाम पर दाग लगा दिया। ये लोग जिस चीज के पीछे हैं उसको हीमनली पॉइजन ब्रीड कहा जाता है। वो उसे कहते हैं, तुमने हीमनली पॉइजन ब्रीड को यूज करते हुए यहाँ पर गाँव के बहुत सारे लोगों को मार डाला है, तुमने यहाँ पर एक वायरस फैला दिया, पॉइजन की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए। ऐसा तो सोचना भी मत कि
तुम हमसे बचकर भाग सकते हो। आज हम सभी लोग जो कि सातु बड़े सेक्टर से यहाँ पर जमा हुए हैं तुम्हें मारकर दुनिया से ईवल का खात्मा करेंगे और तुमसे वो हीमली पॉइजन बीड को ले लेंगे। जुनची उन सभी से कहता है मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, यहाँ पर कोई भी बाहर वाला नहीं है। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम सभी ने जानबूझकर मेरे मास्टर की जान लिया क्योंकि तुम्हें वो हीमली पॉइजन बीड चाहिए। तुम सभी लोग यहाँ पर हीमल्स के नाम पर झूठ बोल रहे हो। तुम अपने पास से हीमली पॉइजन बीड को बाहर निकालता कहता है मुझे पता है कि तुम सभी को ये चीज चाहिए। वो सभी सेक्टर के मेंबर्स उसको देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं तब तुम्हें पता है कि हमें हीमली पॉइजन बीड चाहिए तो चुपचाप ये बीड हमें दे दो। लोग पिछले 3 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता था कि ये चीज तुम्हारे पास है या नहीं, लेकिन अब तुमने हमें ये चीज दिखाकर ये बात साबित कर दिया कि तुम्हारे पास हीमली पॉइजन बीड है। अब तो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। वो सभी लोग एक साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम इस हीमली ट्रेजर को अपने पास रख सको, जल्दी से ये हमें दे दो। जुनची सभी से कहता है मेरे मास्टर एक बहुत ही महान इंसान थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तब वो खुद जख्मी होते थे, अपने जख्मों को क्योर करने की बजाय वो दूसरों का क्योर किया करते थे। लेकिन सिर्फ हीमली पॉइजन बीड को हासिल करने के लिए तुमने मेरे महान मास्टर की जान ले ली। तुम सभी लोगों की हिम्मत तो देखो, मेरे मास्टर की जान लेने के बाद अब तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो ताकि तुम्हें ये हीमली पॉइजन बीड मिल सके, लेकिन ये तुम्हें से किसी को नहीं मिलेगा। जुनची जल्दी से उस हीमली पॉइजन बीड को निगल जाता है। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं ये इस कमीने ने क्या किया, इसने तो हीमली पॉइजन बीड को निगल लिया है। सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं ऐसा मत सोचना कि इस बीड को खाने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अभी भी टाइम है, अभी वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, हम उसकी बॉडी के पीसेस करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर से हीमली पॉइजन बीड को निकाल लेते हैं। तो वो सभी लोग भागते हुए जैसे उसके करीब पहुंचते हैं जुनची आगे से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है अगर मुझे जुनची को यहाँ पर मरना ही है तो मैं तुम सभी लोगों के हाथों से नहीं मरने वाला, मैं अपने तरीके से मरूंगा। वो साथ ही उस एंडलेस क्लाउड पीक के ऊपर से जंप लगा देता है। बाकी के सेक्टर के सभी लोग क्लिफ के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी अब वहाँ पर नीचे जाकर उसको नहीं उठाने वाला, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एंडलेस पीक है और यहाँ से गिरने के बाद ये जिंदा नहीं बचने वाला। सभी लोग कहते हैं ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हाथ में हीमली पॉइजन बीड नहीं लग सका। तो हमारा जुनची ऊपर से नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है मेरी इस लाइफ में किसी के साथ कोई भी अटैचमेंट्स नहीं थी, यानी कि मेरा सिर्फ अपने मास्टर के साथ ही ताल्लुक था। बस अपनी जिंदगी में एक ही अफसोस है कि मैं अपने मास्टर की मौत का बदला नहीं ले सका। साथ ही दूसरा अफसोस ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ सका जिन्होंने मुझे यहाँ पर पैदा करके छोड़ दिया। इसी के साथ ही हमारा जुनची ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और हीमली बीड वहाँ पर चमकता है और हीमली बीड के वहाँ पर चमकने के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुर्सी के ऊपर हमारे जाऊजी की मौत हुई थी। उसकी आंटी ने उसे उठाकर बिस्तर के ऊपर लिटा दिया होता है। यहाँ पर हमारा जाऊजी दोबारा से अपनी पुरानी ही लाइफ में दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया है। आंटी उसे कहती है जाऊजी चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे हो, जल्दी से अपनी आंखें खोल दो, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। जाऊजी जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई। तो जाऊजी जो कि फिलहाल जुनची है वो अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहता है ये क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। जल्दी से उसके साथ निपट जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, गॉड्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तुम्हारी जान बचा दी। जुनची अभी बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है लड़की तुम कौन हो और मेरे साथ इस तरह चिपक क्यों रही हो। आंटी मुझे बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मेरा नाम जाओलिंग है। जाऊजी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। कैसी उसकी आंटी वहाँ पर उसे अपना नाम बताती है। वक्त जुनची को अपनी जाऊजी की सारी मेमोरीज याद आ जाती है क्योंकि ये है तो एक ही पर्सन जो कि एक दूसरी जिंदगी गुजारने के बाद दोबारा से वापस अपनी बॉडी में आ गया है। तो जाऊजी उसे कहता है हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो मेरी आंटी हो। हाँ मुझे याद है, हम दोनों इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, हम दोनों इकट्ठे ही नहाया करते थे और मुझे ये भी याद है कि तुम्हारी तशरीफ के ऊपर एक छोटा सा मोल का निशान भी है। आंटी शर्माते हुए चिल्लाकर उसे कहती है ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, की बातें तुम सामने कैसे कह सकते हो। आंटी उसे कहती है आज तुम्हारा बहुत ही बड़ा दिन है और अचानक तुम यहाँ पर बेहोश हो गए थे, मैंने उठाकर तुम्हें बिस्तर पर डाल दिया, हमारे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। साथ ही आंटी उठकर बाहर चली जाती है और उसे कहती है मैं जाकर ग्रैंडपा को बुलाकर आती हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करो। चले जाने के बाद जुनची वहीं पर बैठ बैठा अपनी जाऊजी की मेमोरीज को याद करता और कहता हाँ मुझे याद आया, तो मेरी ही अपनी पुरानी बॉडी है जिससे मरने के बाद मैं जुनची बन गया था और 20 साल दूसरी बॉडी में गुजारने के बाद मैं दोबारा से रीइंकार्नेट होकर इसी बॉडी में आ गया हूँ। मुझे याद है कि आज के दिन मेरी शादी होने वाली है। जाऊजी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर बेहोश होने के बाद कोई सपना देख रहा था। असल में कोई 20 साल गुजारे ही नहीं किसी दूसरी जगह पर जुनची के नाम से। लेकिन जैसे वो अपने हाथ की तरफ देखता वो कहता है अपने हाथ के ऊपर हीलिंग का मार्क अभी तक है, इसका मतलब तो ये है कि मैं 20 साल एक दूसरी जिंदगी गुजार कर आया हूँ, यानी कि मैं अभी भी लोगों को हील कर सकता हूँ। मेरे पास वो सारी कल्टीवेशन की पावर्स हैं जो कि मुझे अपनी दूसरी लाइफ से मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हीमली पॉइजन बीड अभी मेरी बॉडी के अंदर है, तो मेरे ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी मेरे साथ रीइंकार्नेट हुआ है। साथ ही जाऊजी अपनी जुबान को बाइट करता है तो उसे महसूस होता है जैसे उसे किसी ने पॉइजन दिया था, क्योंकि अब उसके पास अपनी दूसरी लाइफ से मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है, इसलिए वो पॉइजन को पहचान सकता है। वो कहता है ये तो हार्ट शैटरिंग पॉइजन है और वहीं पर उसे सूप का टूटा हुआ बाउल भी दिखाई देता है। वो कहता है लगता है किसी ने सूप में मुझे जहर मिलाकर दिया था। जाऊजी कहता है मैंने 20 साल एक दूसरी लाइफ गुजारने के बाद दोबारा से मैं अपनी पुरानी बॉडी में आ गया हूँ। अब क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर हीमली पॉइजनस बीड था जो कि हर किस्म के पॉइजन का तोड़ है। पॉइजन बीड की वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो हार्ट शैटरिंग पॉइजन था उसने उसको क्योर कर दिया और मैं दोबारा से जिंदा हो गया। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही ऐसा कैसे हो सकता है। पहले मैं यहाँ पर मर गया और एक 20 साल तक दूसरी जिंदगी में रीइंकार्नेट होने के बाद वहाँ पर मरने के बाद मैं दोबारा से अपनी पहली बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया हूँ। फिर साथ ही जाऊजी कहता है चलो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ और मेरे पास अपनी दूसरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। बस यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी फर्स्ट एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में साउची के ग्रैंडपा से मिलने के लिए उसके रूम में आते हैं। वो बहुत खुश होते हैं अपने साउची को बिल्कुल ठीक देखकर। वो कहते हैं साउची क्या तुम ठीक हो, कहीं पर तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा। साथ ही वो भागते हुए आकर साउची को अपने गले से लगा लेते हैं। साउची उनसे कहता है ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। जाओलिंग अपने डैड से कहती है डैड मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर साउची के पास ज्यादा देर के लिए रुकना चाहिए क्योंकि इससे अपनी शादी के लिए तैयार भी होना है। चलो यहाँ से चलते हैं ताकि ये तैयार हो सके। ग्रैंडपा उसे कहते हैं साउची चलो जल्दी से फिर तैयार हो जाओ, जो हम तुम्हारी दुल्हन को लेकर आएंगे। ग्रैंडपा वहाँ से चले जाती है जबकि जाओलिंग उसे कहती है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जाकर तैयार करती हूँ, बाद हम तुम्हारी दुल्हन को लेकर आएंगे। लेकिन जैसे वो लोग रूम से बाहर जाने लगते हैं जाओलिंग कहती है मैं भूल ही गई, वहाँ पर तो प्याला टूटा हुआ पड़ा है, मुझे उसको साफ करना है। फिर साथ ही वो साउची से कहती है साउची मुझे ये बताओ कि वो सूप कैसा था जो कि जाओलोंग ने तुम्हारे लिए भिजवाया था, तो मुझे बताया नहीं कि उसका टेस्ट कैसा था। साउची उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है तो क्या वो मेरे कजिन जाओलोंग ने मेरे लिए भिजवाया था। आंटी उसे कहती है हाँ वो जाओलोंग ने तुम्हारे लिए भिजवाया था, उसने कहा कि उसमें काफी ज्यादा ताकत है और तुम्हें रात को ताकत की जरूरत पड़ेगी। साउची ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि जाओलोंग ने ये सब कुछ किया है, उसने मेरे सूप के अंदर जहर डाला, मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा साउची तैयार होने के लिए चला जाता है और जब वो रूम में तैयार होने के लिए जाता है उसी दौरान हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर पावर लेवल्स किस तरह काम करते हैं और यहाँ पर कल्टीवेशन और स्पेशल पावर्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि दूसरी सीरीज में की पावर्स या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है, यहाँ पर इस एनर्जी को मिस्टिक पावर्स कहा जाता है। इसके पास जो मिस्टिक पावर्स होती है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और जिनके पास मिस्टिक पावर्स नहीं होती वो हम रेगुलर ह्यूमंस हैं। मिस्टिक पावर के साथ तो कोई इंसान अपने हाथ को यूज करते हुए किसी दरख्त को 2 हिस्सों में काट सकता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान जिसके पास मिस्टिक पावर्स नहीं है के लिए एक पत्थर को उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस्टिक पावर्स को यहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से 10 ग्रेट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जैसे लेवल अप होता जाएगा वैसे वैसे ब्रेक थ्रू करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला जो लेवल होता है उसे एलिमेंट्री मिस्टिक लेवल कहते हैं और उसके बाद बेसिक लेवल आता है और सबसे लास्ट पार्ट टॉवरियन या फिर आप उसको गॉड लेवल भी कह सकते हैं, जहाँ पर जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल मिस्टिक पावर्स है और जिसकी कल्टीवेशन मिस्टिक पावर में बहुत ज्यादा है सबके ऊपर रूल करता है और वो दूसरे लोगों को जिसकी मिस्टिक पावर उससे कम है या फिर वो रेगुलर ह्यूमंस हैं उन्हें नीचे दबा कर रखता है। इस दुनिया में आपके पास मिस्टिक पावर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद फिर से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का सीन दिखाया जाता है। जाओ फैमिली के बाहर जाओ फैमिली के जो लोग होते हैं कि ये सारे के सारे हमारे जाओची के कजन ही हैं, वो आपस में खड़े बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज जाओ सेक्टर के कचरे जिसका नाम जाओची है उसकी शादी होने वाली है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की किंगजू के साथ उसकी शादी होने वाली है। दूसरा बंदा उसे कहता है जाओची तो वही कचरा है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, पैदा होती है उसकी मेरिडियंस ब्लॉक थी। आज ये जिया किंग को क्या हो गया है कि किंगजू उसके साथ शादी क्यों कर रही है। तीसरा बंदा उनसे कहता है मैंने सुना है कि किंगजू की वजह से जाओची के फादर की मौत हुई थी, इसी वजह से जाओची के साथ वो शादी कर रही है इस सबको कंपनसेट करने के लिए। जबकि उनमें से एक लड़का कहता है अब मैं इतना भी लकी नहीं हूँ, काश जाओची की जगह पर मेरे फादर वहाँ पर किंगजू की वजह से मारे जाते तो फिर मेरी शादी किंगजू के साथ हो पाती। कि वहाँ पर खड़ा चौथा बंदा उनसे कहता है तुम लोगों को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, जाओची अभी भी हमारी जाओ फैमिली का यंग मास्टर है। पहले वाला उसे कहता है क्या तुमने उसके बारे में ये किस्सा नहीं सुना, तुमने सीवेज बकेट वाला वो किस्सा नहीं सुना। वो कहता है मैंने सीवेज बकेट वाला किस्सा नहीं सुना। इसे यहाँ पर हमारे जाओची का सीवेज बकेट वाला किस्सा सुनाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड सीन में एक सर्वेंट को दिखाया जाता है और साथ जाओची को दिखाया जाता है। यहाँ पर वॉशरूम सिस्टम तो नहीं है, सभी लोग एक बाल्टी रखते हैं और उसके अंदर ही सूसू करते हैं। जाओची बाल्टी के अंदर सूसू करता है, काफी ज्यादा भरी हुई होती है, जबकि नौकर उसको खाली करने के लिए आता है तो वो जाओची से कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने तो उस बाल्टी को पूरा का पूरा भर दिया है, तुम इंसान हो या जानवर हो। जाओची फैमिली का यंग मास्टर है लेकिन वो नौकर सामने इतनी बुरी तरह से पेश आ रहा है क्योंकि इसके पास कल्टीवेशन और मिस्टिक पावर्स नहीं है। जाओची काफी घबरा जाता है और उस नौकर से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने पानी कुछ ज्यादा पिया था, इसी वजह से मैंने कुछ ज्यादा ही सूसू कर दी। जबकि नौकर आगे से उसे दबाते हुए कहता है तुमने ये सारा गन डाला है तो जाओ इस बाल्टी को बाहर जाकर खाली करके आओ। हमारा सीन बैकग्राउंड से बाहर आता है तो वो चारों लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो उसके बाद जाओची होती वो बाल्टी उठाकर बाहर खाली करने के लिए गया। तुम लोग यहाँ पर कहती हो कि वो हमारी जाओ फैमिली का यंग मास्टर है, हमारी फैमिली के नौकर भी उसे यंग मास्टर नहीं समझते। तो यहीं पर एक और बुढ़ा एल्डर आता है। वो बुढ़ा एल्डर उनसे कहता है तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो वाकई में बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की है, अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा टैलेंटेड और कल्टीवेशन वाली लड़की है, लेकिन इस बेकार लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है, अब इसको कौन रोक सकता है। साथ ही वो बुढ़ा एल्डर उन चारों लड़कों से कहता है अगर मैं यहाँ पर सच कहूँ तो जितना ज्यादा तुम लोग यहाँ पर जाओची का मजाक उड़ा लो इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम में से किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हारी शादी किंगजू के साथ हो सके। तो ये बुढ़ा मास्टर को इतना भी महान मास्टर नहीं है, ये अपनी एलिमेंट्री राम के 3rd लेवल पर है। तो बस उन चारों लड़कों के साथ गप लगाने के लिए यहाँ पर आ गया है। वो उनसे कहता है इस वक्त मैं अपने 3rd लेवल पर हूँ, मैं यहाँ पर गैस भी छोड़ू तभी मैं जाओची को मार सकता हूँ। वो सभी लड़के उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं बुढ़े खुसर कहीं से यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम इतने भी महान मास्टर नहीं हो जो कि तुम इतनी आसानी से जाओची को मार सकते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है। बुढ़ा मास्टर उनसे कहता है लेकिन उस जाओची के मुकाबले में तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो उसे कहते हैं हाँ ये बात तुमने ठीक कही, जाओची के मुकाबले में तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट सीन हमारा रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जाओची को दूल्हे के कपड़े पहना दिए जाते हैं। उसकी आंटी उसके पास ही होती है, वो उसे दूल्हे के कपड़े पहनाती है और कहती है चलो हम सभी लोग अब चलते हैं दुल्हन को वेलकम करने के लिए। आंटी उसे कहती है बाहर जाकर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। जाओची उसे कहता है मुझे सारी इंसल्ट की आदत पड़ चुकी है। जहाँ पर हमारा जाओची कहता है जब मैं पहली बार जाओची की जिंदगी में था तब मेरे पास कोई भी मिस्टिक पावर्स नहीं थी, मेरी मेरिडियंस ब्लॉक थी। इसके बाद मरने के बाद जब मैं अपनी सेकंड लाइफ में रीइंकार्नेट हुआ वहाँ पर मैंने 24 साल गुजारे, वहाँ पर मेरे पास मिस्टिक पावर्स थी। वहाँ पर मरने के बाद अब जब मैं दोबारा से रीइंकार्नेट होकर अपनी पुरानी बॉडी में आ गया हूँ, जब मेडिसिन की काफी ज्यादा नॉलेज है, एक दिन मैं अपने लिए कोई ऐसी मेडिसिन बना लूंगा जिससे मैं अपनी मेरिडियंस को दोबारा से एक्टिव कर लूँ और दोबारा से मैं मिस्टिक पावर्स को हासिल कर लूंगा। और उसके बाद ये सभी लोग जो मुझे बुली करते हैं ये मेरे पांव के नीचे होंगे। इसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है कि तुम्हारे
तुम्हारे एस्कॉर्ट के मेंबर्स आ चुके हैं जो कि ब्राइड को तुम्हारे साथ वहाँ से लेकर वापस आएंगे। साउची आंटी के साथ जल्दी से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर कुछ बहुत ही भद्दे से चेहरों वाले अंकल खड़े होते हैं। कोई एक तो नहीं बल्कि उन सभी के चेहरे बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। साउची उन सभी को देखकर चिल्लाकर कहता है, ये क्या, हम लोग दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं, इतने बुरे चेहरे देखकर तो मेरी दुल्हन डर जाएगी। इन सभी को मेरे लिए चुना किसने है? कहीं पर उसका कजन जाओ जैंग आता है और उसे कहता है, मैंने इन सभी को तुम्हारे लिए पर्सनली चूज किया है। साउची आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर जैंग जी तुमने क्या किया? क्या तुम थोड़े से हैंडसम बंदू को चूज नहीं कर सकते थे? मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा हूँ, ना कि अपनी दुल्हन को डराने के लिए जा रहा हूँ। ब्रदर जैंग उसे कहता है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। नहीं लगता कि इतने बुरे चेहरे वाले लोगों को वहाँ पर कोई भी नहीं देखेगा और इन सभी को इग्नोर करते हुए सभी की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। इसी वजह से मैं स्पेशली इतने बुरे चेहरे वाले लोगों को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। साउची भी इसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, कहता है, मुझे लगता है कि इन सभी को इग्नोर करके लोग मेरी तरफ देखेंगे और जिस यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। उनमें से एक अंकल आगे बढ़ता है और साउची से कहता है, जंग मास्टर हमने आपका घोड़ा तैयार कर दिया है, चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं और दुल्हन को लेकर आते हैं। साउची जैसे वहाँ पर अपने घोड़े की तरफ देखता है तो वो घोड़ा नहीं बल्कि खच्चर होता है। साउची कहता है, ब्रदर जैंग जी क्या तुम्हें मेरे लिए कोई घोड़ा नहीं मिला? तुम्हें खच्चर क्यों उठा लाए हो? क्या मैं खच्चर के ऊपर बैठकर जाऊंगा? आंटी भी उसे कहती है, जाओ जैंग जी सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली का यंग मास्टर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है, क्या ये अपनी दुल्हन को लेने के लिए खच्चर पर बैठकर जाएगा? लगता है कि तुम मेरी और मेरे फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हो। तो जैंग उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग फिफ्थ एल्डर यानी कि तुम्हारे फादर साउची के ग्रैंडपा उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर है। लेकिन असल बात तो ये है कि हमारे पास घोड़े नहीं है। हमारे पास टेबल में जितने भी घोड़े थे वो सभी के सभी डायरिया का शिकार हो गए हैं, वो सभी बीमार है, इसलिए वो इसके साथ नहीं जा सकते। मेरे पास सिर्फ एक खच्चर ही बचा था तो मैं इसको उठाकर ले आया। जाओ लॉन्ग भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ जैंग उसे कहता है, ब्रदर लॉन्ग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रदर लॉन्ग क्योंकि इन दोनों का सीनियर ब्रदर है, वो उनसे कहता है, मैं तो बस यहाँ से पास से गुजरा था, मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाज सुनी, यहाँ पर क्या चल रहा है? जैंग उसे कहता है, यहाँ पर कोई बड़ा मसला नहीं है, बस एक छोटा सा मसला है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साउची भी उसे कहता है, ब्रदर लॉन्ग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोग तो यहाँ पर घोड़ों के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि हमारे सेक्टर के सारे घोड़े बीमार हो गए हैं, इसी वजह से अब मुझे खच्चर पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाना पड़ेगा। जाओ लॉन्ग उसे कहता है, चलो ठीक है, अगर वहाँ पर कोई इस बारे में बात करे तो इसकी बात को बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारी दुल्हन को लेकर आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। साउची उसे कहता है, ठीक है ब्रदर लॉन्ग, आज वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं इतनी सी बात पर अपना मूड खराब नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ को लेने के लिए जा रहा हूँ। ब्रदर लॉन्ग तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो? तो लॉन्ग से कहता, हाँ तुम बहुत ज्यादा लकी हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि अपनी वाइफ को लाने के बाद तुम उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। चलो जल्दी से जाओ और अपनी दुल्हन को ले आओ। साउची आंटी के साथ आगे बढ़ जाता है। आंटी उसे कहती है, तुमने जाओ लोगों को सच क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि जैंग यहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। साउची उसे कहता है, लॉन्ग को इस बारे में बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही कश्ती के सवार है, यानी कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए ब्रदर लॉन्ग यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करने वाला था। गुस्से के साथ कहती है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढ कर लाती हूँ, इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। साउची उसे कहता है, यहीं पर रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो? अगर तुम चली जाओगे तो फिर मैं अपनी दुल्हन को लाने के लिए कैसे जा पाऊंगा? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जबकि आंटी उसे कहती है, अगर तुम अपनी दुल्हन को ना ला पाओ तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। साउची आंटी से कहता है, आंटी क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा? उसे कहती है, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर साथ ही हमारा साउची आगे बढ़ता है और जाकर अपनी खच्चर के ऊपर बैठ जाता है और अपनी एस्कॉर्ट टीम के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल जाता है। आंटी वहीं पर पीछे खड़ी होती है और उदास हो जाती है। आंटी कहती है, साउची के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे यहाँ पर खुशी क्यों नहीं हो रही? हालांकि मैं तो उसकी आंटी हूँ, मुझे तो यहाँ पर उसके लिए खुश होना चाहिए। जबकि हमारा साउची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। साउची कहता है, काश जाओलिंग मेरी आंटी नहीं होती, जितना ज्यादा वो ख्याल मेरा रखती है तो मैं तो उसी से शादी कर लेता। हमारा दूल्हा अपनी खच्चर लेकर अपनी वाइफ को लेने के लिए निकल पड़ा है, तो क्या ये अपनी वाइफ को लेकर आ पाएगा या नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा साउची दूल्हे के कपड़े पहनकर अपनी खच्चर पर अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल पड़ा है। उसके साथ उसके जो बाराती होते हैं वो सभी लोग बहुत ही बुरी शक्ल के दिखने वाले लोग होते हैं। उन्होंने वहाँ पर दुल्हन की पालकी को उठा रखा होता है, दुल्हन के घर पर जा रहे हैं, वहाँ से दुल्हन को पालकी में बिठाएंगे और वापस से साउची के घर ले आएंगे। तो बारात निकल पड़ी है और गली में से चलती हुई जा रही होती है। कहीं पर पीछे का सीन भी दिखाया जाता है। जाओ लोंग और जाओ जैंग दोनों ऊपर जाकर खड़े होते हैं और बारात को जाता हुआ देख रहे होते हैं। जाओ लोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और जैंग के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया है, तुमने कहा था कि तुम्हारा वो पॉइजन काम करेगा, कि तुम्हारे उस पॉइजन ने काम नहीं किया, ये तो अभी तक जिंदा है और ये अपनी दुल्हन को लेने के लिए भी जा रहा है। तो जैंग थप्पड़ खाने के बाद से कहता है, ब्रदर लॉन्ग मुझे खुद भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये बात तो पक्की है कि उसने पॉइजन वाला वो सूप पिया था और वो बेहोश भी हो गया था और उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो दोबारा से उठकर कैसे खड़ा हो गया ये मुझे नहीं पता। जाओ लॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है, तो तुम क्या चाहती हो? क्या मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूं और देखूं कि वो कचरा कैसे जाकर वहाँ पर मेरी होने वाली वाइफ को शादी करके ले आए और अपनी बीवी बना ले? वो किंगशू के लायक नहीं है, उसकी शादी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। ब्रदर जैंग उसे कहता है, ब्रदर लॉन्ग प्लीज शांत हो जाओ, हमारे पास अभी भी एक बहुत ही अच्छा मौका है। वो क्योंकि अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है और वो रास्ते में है, रास्ते में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। अगर हम लोग उसकी दुल्हन को ही किडनैप कर ले तो फिर कैसा रहेगा? लॉन्ग से कहता है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जाओची के ग्रैंडपा और जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जाओची बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन उसके ग्रैंडपा जाओली इस वक्त अपनी स्पिरिट रॉम के 10th लेयर पर है और इस पूरे सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 5th ग्रैंडपा का मुकाबला कर सके। उस बुढ़े के यहाँ पर होते हुए कोई भी जाओची को हाथ भी नहीं लगा सकता। जैंग थोड़ी देर सोचने के बाद से कहता है, ब्रदर लॉन्ग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन दोनों की शादी में बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी शादी होगी तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पूरे सिटी में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड
एजुकेटेड लड़की है, स्टेटस काफी ज्यादा हाई है। वो किसी मजबूरी के तहत जाओची के साथ शादी करने के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जाओची जैसे कमजोर इंसान को कभी भी अपने आप को हाथ लगाने देगी। अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी तरफ देखें तो यंग ब्रदर लॉन्ग हमारे पूरे के पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई भी यंग मास्टर नहीं है जो तुम्हारे जितना महान और स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही तुम्हारे जितना हैंडसम हो। मास्टर लॉन्ग उसे कहता है यहाँ पर मेरे तलवे चाटना बंद करो और काम की बात पर आओ, तुम कहना क्या चाहते हो। तो यंग उसे कहता है ब्रदर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जाओची जब अपनी वाइफ को घर ले आएगा वो भी यहीं पर इसी घर में रहेगी जहाँ पर तुम भी रहते हो। मुझे नहीं लगता कि जब वो जाओची को मुंह नहीं लगाएगी तो उसके बाद वो किसकी तरफ देखेगी, वो तुम्हारी तरफ देखेगी। यहाँ पर किंगजू के साथ ज्यादा टाइम बिताने को मिलेगा। असल में उसको शादी करके जाओची यहाँ पर लेकर आएगा, लेकिन असल में वो वाइफ तुम्हारी होगी क्योंकि यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किंगजू भी तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों की शादी होने देनी चाहिए। मास्टर लॉन्ग उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी होने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जब वो अपनी बीवी बनाकर किंगजू को यहाँ पर ले आएगा तो उसकी बीवी का फायदा मैं ही उठाऊंगा। नेक्स्ट सीन सिटी के दूसरे हिस्से का दिखाया जाता है जहाँ पर किंगजू का घर है। जाओची अपनी बारात लेकर किंगजू के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो गली में से गुजर रहा होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर इस नई शादी को देखने के लिए खड़े हैं। रास्ते में वहाँ पर रेड कार्पेट बिछाया गया होता है। वो सभी लोग कहते हैं जाओ सेक्टर के लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, इन्होंने यहाँ पर पूरे के पूरे रास्ते पर रेड कार्पेट बिछाया हुआ है जहाँ से दूल्हा चलकर यहाँ तक आया है। कुछ लोग वहाँ पर बैल्कनीज में भी खड़े होते हैं। वो ऊपर से नीचे की तरफ दूल्हे को देख रहे होते हैं और साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं हमने सुना था कि जाओची एक बेकार इंसान है, लेकिन ये यहाँ पर गधे के ऊपर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए क्यों आया है। जबकि साइड पर खड़े कुछ लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि पास तो मिस्टिक पावर्स भी नहीं है, तो गधे के ऊपर बैठने के लायक है। कि हमारा जाओची उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है यहाँ पर मजाक तो तुम लोगों का उड़ना चाहिए, मैं जिसके पास मिस्टिक पावर्स भी नहीं और एक गधे के ऊपर बैठा हुआ है फिर भी वो यहाँ पर इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है, जबकि तुम सभी लोग महान मिस्टिक पावर्स वाले लोग यहीं पर जमीन के ऊपर खड़े हो। सभी लोग भी जाओची की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं तुम अभी भी यूजलेस हो, तुम एक कचरे हो जो कि कल्टीवेट नहीं कर सकते। अगर हम दोनों यहाँ पर 1 वर्सेस 1 भी फाइट करेंगे तभी तुम हमसे हार जाओगे। तो जाओची उनकी बातें सुनने के बाद कहता है मैं तो तुम लोगों की बातें सुन के बहुत ज्यादा डर गया। फिर साथ ही वो चिल्लाकर अपनी एस्कॉर्ट टीम के मेंबर से कहता है गोजी एडन जल्दी से यहाँ पर आओ, ये लोग मुझे डरा रहे हैं। इसकी एस्कॉर्ट टीम से 2 बंदे दिखने वाले बंदे जल्दी से भागते हुए उन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दूल्हे के ऊपर हाथ डालने की, तुम्हें लगता है कि हमारे दूल्हे को बुली करना इतना आसान है। लोगों को पहले यहाँ पर हमसे निपटना पड़ेगा। और साथ ही वहाँ पर अपना मुंह खोलकर उनके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर से बहुत ही गंदी सी बदबू निकलती है। तो सभी लोग वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे यंग मास्टर से माफी मांगते हैं, प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जबकि जाओची दूर खड़ा सोच रहा होता है इन सभी को क्या लगा था कि मैं इनके साथ डील नहीं कर सकता, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने 2 जिंदगियां जी हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस तरह के लोगों से कैसे निपटना है। जाओची वहाँ पर अपने खच्चर को खड़ा करता है और उसके ऊपर से नीचे उतरता है। उसी वक्त उसका साला भागता हुआ वहाँ पर आता है, चिल्लाकर उसे कहता है ब्रदर इन लॉ तो फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच जाए। वो भागता हुआ आता है और उसको गले से लगा लेता है। जबकि जाओची उसे चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था प्लीज ऐसा मत करना। वो उसे एक बियर हक दे रहा होता है, उसे अपनी बॉडी के साथ चिपकाता है जिससे उसकी पसलियां भी दर्द करना शुरू कर देती हैं। जाओची उसे कहता है तुम मुझे ढीला छोड़ोगे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा मत किया करो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर जल्दी से नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बहन शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। तो इस लड़की का नाम युनबा है, इसकी उम्र 15 साल है और ये हमारी जाओची का साला है यानी कि किंगजू का भाई है। युनबा जाओची से कहता है मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया इसलिए तुम्हें गले से लगा लिया। जाओची उसे कहता है अगली बार इस बात का ध्यान रखना, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तुम तो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हो, तुम्हारा स्कार्फ तो पहले से भी लंबा हो गया है। तो फैमिली पैलेस के दरवाजे के पास 3 नौकरानियां खड़ी होती हैं। वो लोग कहती हैं वहाँ पर देखो दूल्हा जाओची आ गया है। ऐसे ही कहती है लेकिन ये खच्चर के ऊपर बैठकर क्यों आया है। दूसरी इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है सुना था कि ये फैमिली का कचरा है, तो फैमिली का कचरा खच्चर के ऊपर ही आएगा, इसे बैठने के लिए घोड़ा तो नहीं मिलेगा। युनबा उनकी बातें सुनने के बाद गुस्सा होता है और चिल्लाकर उनसे कहता है तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और दोबारा मेरे जीजा जी के बारे में इस तरह की कोई भी बात मत करना। तो किंग जी के फादर भी अंदर से बाहर आते हैं और लड़कियों से कहते हैं तुम सभी लोगों के मैनर्स कहाँ पर हैं, ये हमारी फैमिली का दामाद बनने वाला है और तुम इसे यहाँ पर किस तरह ग्रीट कर रही हो। जाओची भी आगे बढ़ता है, जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहता है दरिल्ला यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जाओची तुम आज के बाद मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना क्योंकि मैं अपनी बेटी को अब तुम्हारे साथ भेजने वाला हूँ। लेकिन तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। तुम्हारे फादर वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और एक हीरो थे। मैं तुम्हारे फादर को अपना भाई मानता था, जबकि तुम उसके बेटे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम भी कोई आम इंसान नहीं हो। फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, तुम एक महान मास्टर बनोगे। फादर उसे कहते हैं तो फिलहाल के लिए तुम्हें बस इस बात पर ध्यान देना है कि मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और रही इन सारी बातों की बात तो इस सभी को भूल जाओ। लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं उनको अपने ज़हन में मत बैठने देना। जाओची चिल्लाकर उनसे कहता है फादर इन लॉ ये बात सच है कि अभी के लिए मैं एक बेकार इंसान हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ एक ड्रैगन की तरह हूँ जो कि पॉन्ड के अंदर छुपा हुआ है और जब वो बाहर निकलेगा वो राइज करेगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और सभी लोग उसके सामने झुकेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं सभी को साबित कर दूंगा कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। तो फादर इन लॉ से कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे भी पता है कि फ्यूचर में तुम वाकई में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बनकर दिखाओगे। साथ ही फादर अपनी बेटी से कहते हैं किंगजू अब तुम बाहर आ सकती हो। तो किंगजू वहाँ पर दुल्हन के लिबास में अंदर से बाहर आ जाती है। जैसे किंगजू वहाँ पर आती है हमारा जाओची आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ वहाँ पर बर्फ से जम जाता है क्योंकि किंगजू की कल्टीवेशन काफी ज्यादा है। हमारे जाओची के पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं। जाओची अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है इस लड़की को अपनी वाइफ तो बना लिया है लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी इसको टच नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरे पास मेरी कल्टीवेशन नहीं आ जाती। तो दुल्हन जाकर पालकी में बैठ जाती है जबकि नौकरानियां रो रही होती है और कहती है अरे यंग मिस पूरे के पूरे सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, इस लड़की को इस कचरे के साथ ही शादी क्यों करनी थी। मैं तो अपनी यंग मिस के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। तो जाओची अपनी दुल्हन को लेने के बाद अपने साउ पैलेस में वापस आ जाता है। वहाँ पर पहले से काफी सारे लड़के खड़े होते हैं। तभी लोग कहते हैं चलो देखते हैं दुल्हन वापस आ चुके हैं, हमें तो यहाँ पर किंगजू को देखना है, हम देखना चाहते हैं कि दुल्हन बनकर वो कैसी लगती है। लेकिन अफसोस कि उसने घूंघट किया होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, हमारी फैमिली का कचरा उसका चेहरा सबसे पहले देखेगा। जाओची अपनी वाइफ को लेकर सीधा अपने पैट्रियार्च और बाकी के एल्डर्स के पास अंदर जाता है जहाँ पर उसके पैट्रियार्च बैठे होते हैं।
और सबसे पहले वो पैट्रियार्च के सामने दोनों झुकते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने झुकते हैं क्योंकि पैट्रियार्च को उन दोनों की शादी से जरा भी खुशी नहीं हो रही, उसके चेहरे से पता चल रहा है। वहाँ पर उसके जो कुछ कजन्स खड़े होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है, हमारे जाओ सेक्टर में बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं जो कि इस कचरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, यहाँ पर किंगजू को इस लड़के से शादी क्यों करनी थी, मैं सभी तो किसी के साथ शादी कर सकती थी। तब आंटी उन सभी से कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर गलत हो। ये तो किंगजू के लिए बहुत ही आनंद की बात है कि उसकी शादी मास्टर जाओची के साथ हो रही है, जबकि कजिन आंटी से कहता है सभी लोग किंगजू के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक रेयर टैलेंट है, अब इसको जाओची के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है। साथ बैठे हुए कुछ और लोग भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अरे सिटी की नंबर 1 ब्यूटी यहाँ के नंबर 1 कचरे के साथ शादी कर रही है, इन दोनों की तो बहुत ही अच्छी जोड़ी बन गई है, और साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं। वहीं पर उनके फर्स्ट एल्डर बैठे होते हैं, वो जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और फिफ्थ एल्डर से कहते हैं तुम अपने ग्रैंडसन के लिए एक बहुत ही अच्छी वाइफ लेकर आए हो, जहाँ पर तुम्हें इसकी शादी के ऊपर कंग्रेचुलेट करता हूँ। बाकी के एल्डर्स भी उसे कहते हैं फिफ्थ एल्डर सभी लोग भी यहाँ पर तुम्हें इस बारे में मुबारकबाद देते हैं कि तुम अपने ग्रैंडसन के लिए बहुत ही अच्छी वाइफ लेकर आए हो। एल्डर उन सभी से कहते हैं तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे पोते की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए आए, जरा यहीं पर रुको, हम लोग बाद में ड्रिंक्स करेंगे। लेकिन वो एल्डर्स उसे कहते हैं नहीं हमें अभी और बहुत ज्यादा काम करने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसी फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा। एल्डर जो बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाती है। सेकंड एल्डर भी उसे कहते हैं मुझे भी एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। एल्डर भी कहते हैं हाँ मुझे भी जाना है। ये बात सुनते ही फिफ्थ एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उनसे कहते हैं सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, पता है कि तुम सभी लोग ये सब कुछ जानबूझकर कह रहे हो, तुम्हें पता है कि आज मेरे पोते की शादी का दिन है, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर इस शादी को एंजॉय नहीं कर सकते और मेरे साथ ड्रिंक नहीं कर सकते, तुम सभी लोग इस बार में भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी थर्ड एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जाओची और किंगजू अपनी शादी की पहली रात पर क्या करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था जहां पर हमारा जाओची अपनी वाइफ को लेकर आ जाता है और वो सभी एल्डर्स के सामने अपनी शादी की रस्म को पूरा करता है। तो वहां पर जो एल्डर्स बैठे होते हैं वो क्योंकि जाओची को बहुत ज्यादा बेकार समझते हैं और वो इस शादी से जरा भी खुश नहीं है, जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। एल्डर से कहते हैं अब हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो सभी लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं कि हमें जरूरी काम है। एल्डर चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं तुम सभी को जरा भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो एल्डर चिल्लाकर उनसे कहते हैं फिफ्थ एल्डर आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा, आप यहाँ पर गुस्से के साथ हम सभी के ऊपर अटैक करके हमसे किसी को मार नहीं सकते, अगर यहाँ पर आप मर जाते हैं तो आपके मरने के बाद आपके इस बेकार से पोते का ध्यान कौन रखेगा। तो ये बात सुनते ही वहीं पर खामोश हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पोता बेकार है, इसी वजह से वो उनके साथ बहस नहीं कर सकते। जाओची भी इस बात से काफी गुस्सा होता है कि उसकी वजह से उसके ग्रैंडपा की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो वहीं पर एक ग्रैनी आगे बढ़ती है और उन सभी से कहती है तुम सभी लोग अपनी बातें बाद में करना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को उसके रूम तक छोड़ कर आते हैं। नेक्स्ट सीन दूल्हा दुल्हन के रूम का दिखाया जाता है। दुल्हन अपने रूम में घूंघट करके बैठी होती है जबकि जाओची भी वहीं पर होता है। किंगजू जाओची से कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर की वहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई, बाकी के सभी लोग तुम्हारी वजह से तुम्हारे ग्रैंडफादर की काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं। जाओची टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहता है तुमने इतना कुछ क्यों पहन रखा है, ये सब कुछ उतार दो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मैं नहीं चाहता कि इन सभी भारी चीजों की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा भारी लगती हैं। किंगजू जल्दी से सब कुछ उतार देती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। ये देखकर तुम्हारा जाओची भी शर्माना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। किंगजू से कहती है तुम्हारा मूड तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया, तुम्हारे बारे में जितना सुना था कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इतने ज्यादा वीक हो, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल वजह है अपनी कल्टीवेशन को छुपाने की। जाओची से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी मेरिडियंस ब्लॉक है, पास कल्टीवेशन की कोई भी मिस्टिक पावर्स नहीं है। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद इस बात को कंफर्म करने के लिए जल्दी से उसके ऊपर झपट पड़ती है, नीचे की तरफ गिरा लेती है और साथ ही उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करती है। किंगजू के पास जो कल्टीवेशन की पावर है वो आइस की कल्टीवेशन की पावर है, उसके पास आइसी मिस्टिक पावर्स हैं, उसकी चेस्ट को वहाँ पर जमा देती है। इससे हमारा जाओची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो उसे कहता है जी तुम क्या कर रही हो, लेकिन साथ ही वो काफी हैरान हो जाता है कि उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि वो तो उसकी कल्टीवेशन को चेक कर रही है कि क्या उसके पास मिस्टिक पावर्स है या नहीं। किंगजू से कहती है जाओची तुमने कहा कि तुम जब पैदा हुए थे तब से तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मेरिडियंस पैदा होने के वक्त ठीक थी, उसके बाद तुम्हारी मेरिडियंस को किसी ने जानबूझकर ब्लॉक किया है। जाओची इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। किंगजू से कहती है अभी भी मैंने इसी चीज को चेक किया है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए जो मेरिडियंस थी उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है, तुम बहुत ज्यादा यंग थे इसी वजह से तुम्हें इस बारे में याद नहीं है, लेकिन अब इस बात का पता होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मेरिडियंस को दोबारा हील नहीं किया जा सकता। जाओची उसे कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, शायद मेरी मेरिडियंस को कभी ठीक ना किया जा सकता हो। साथ ही वो अपनी बॉडी के ऊपर से आइस क्रिस्टल को उठाता और कहता है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में क्या, इतना मुझे पता है हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं है जिसके पास आइस का एलिमेंट की कल्टीवेशन पावर हो, तुम्हारे पास आइस की मिस्टिक पावर्स हैं। किंगजू से कहती है फिर भी मैंने जिस टेक्निक को यूज किया है इसको आइसी क्लाउड टेक्निक कहा जाता है। उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तो आइसी क्लाउड पैलेस वालों की टेक्निक है, अज़ूरे क्लाउड किंगडम के 4 सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक बड़ा सेक्टर है। किंगजू से कहती है मैं आइसी क्लाउड पैलेस की एक स्टूडेंट हूँ और इस बारे में मेरे फादर के अलावा और किसी को भी नहीं पता, और अब सिर्फ तुम्हें पता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारे फादर को भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था, तुम्हारे फादर ने एक बार मेरी जान बचाई थी लेकिन वो उन असैसिन्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और उन असैसिन्स के हाथों से मेरी वजह से मारे गए। किंगजू जाओची से कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ ताकि मैं उनके एहसान का बदला चुका सकूं, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की।
लेकिन मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, हम दोनों ने जहाँ पर शादी तो कर लिया, हम लोग कभी भी एक रियल का कपल नहीं बन सकते। और साथ ही वहाँ पर वो अपनी स्पिरिट को रिलीज करती है और नीचे के ग्राउंड को पूरे का पूरा आइस बना देती है। कहती है तुम्हें मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ पर ये बात भी बताती हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ रिलेशन क्यों नहीं रख सकती। अब जबकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं आईसी क्लाउड सेक्टर की एक मेंबर हूँ और उनकी डिसाइपल हूँ। अगर मुझे आईसी क्लाउड टेक्निक को मास्टर करना है तो मेरा दिल भी बर्फ की तरह बहुत ठंडा होना चाहिए। आईसी क्लाउड पैलेस सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को भी एक्सेप्ट करता है, सिर्फ ऐसी फीमेल डिसाइपल्स को जिनके अंदर कोई भी ऐसा इमोशन ना हो, जिनका किसी के साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप ना हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे आईसी क्लाउड पैलेस का डिसाइपल बनना है। चाहे वो शख्स मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ भी कोई रिलेशन नहीं रख सकती। दाऊची उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। उसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है, यंग मास्टर प्लीज बाहर आ जाए, वाइन पीने का वक्त है। दाऊची जल्दी से भागता हुआ दरवाजे से बाहर चला जाता है और उसे कहता है अब मैं वाइन पीने के लिए जा रहा हूँ। वो उसे कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, और दाऊची भागता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे वहाँ से जाता है उसी वक्त किंगजू की टीचर वहाँ पर अपीयर होती है। वो उसे कहती है किंगजू, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक लड़के से शादी करना चाहती हो, इसी वजह से तुम वापस आई थी। मैंने तुम्हें इसकी इजाजत दे दी थी कि अब तुम्हें वापस आना होगा ताकि हम लोग तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। आईसी क्लाउड पैलेस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर प्लीज मुझे एक और महीना दे दें, आज ही तो मेरी शादी हुई है। अगर मैं आज ही की रात यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड का नाम बदनाम हो जाएगा, सभी लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। एक महीना मुझे और दे दे, एक महीने के बाद मैं आईसी क्लाउड पैलेस में आ जाऊंगी। मास्टर से कहती है ठीक है, अब जबकि तुम्हारी अभी भी शादी हुई है तो मैं तुम्हें एक महीना और दे देती हूँ, लेकिन एक महीने के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास आना होगा। किंगजू से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो अपने मास्टर से कहती है मास्टर क्या वाकई में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड की बॉडी के अंदर जो टूटी हुई मेरिडियंस हैं उनको ठीक कर सकूं। मास्टर से कहती है किंगजू तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम उस लड़के की केयर करती हो, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी भी एक लिमिट है, मैं उस लड़के की मेरिडियंस को ठीक नहीं कर सकती। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। वो सारी एल्डर्स वहाँ पर बैठी होती है और हमारा जाऊची भी वहीं पर होता है। वो उन सभी के सामने वाइन देता है, उन सभी एल्डर्स को वाइन पिला रहा होता है। वैसे कोई भी एल्डर उसकी वाइन लेने के बाद खुश नहीं होता, जबकि एक एल्डर तो वहाँ पर थूकते हुए ये कह देता है तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हो गया, एक बहुत ही खूबसूरत फूल को एक कचरे के ढेर के ऊपर लगा दिया गया है। तो हमारा जाऊची उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं चाहूँ तो इन सभी की वाइन में यहीं पर जहर मिलाकर इन सभी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर मारना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में ह्यूमन पॉइजन ब्रीड के जरिए पॉइजन की वजह से मारा गया था। यहीं पर जाओ लॉन्ग भी आ जाता है। जाओ लॉन्ग एक बड़ा सा वाइन का मटका लेकर आता है और जाऊची से कहता है लिटिल बॉय जाऊची चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम तो आज के हमारे दूल्हा हो तो तुम्हें हमारे साथ पीना चाहिए। जाऊची से कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं पी सकता, क्योंकि मैं अल्कोहल पीने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो जैंग से कहता है ये क्या बात हुई, आज तो तुम्हें पीना चाहिए, हम दोनों तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, तो क्या तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ पर ड्रिंक नहीं करना चाहोगे। जाऊची उनसे कहता है चलो ठीक है फिर मैं अपने भाइयों के साथ ड्रिंक करता हूँ। जहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जाऊची की बॉडी के अंदर जो ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है वो एक स्टोरेज रिंग की तरह भी काम करता है, यानी कि उसके अंदर वो चीजें रख सकता है, जैसे कि दूसरी सीरीज के अंदर हमने स्टोरेज रिंग्स देखी है। जाऊची उनसे कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पर पीते हैं। सीन 4 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। उसके दोनों कजन पी कर वहीं पर टली हो जाती है, जबकि जाऊची ने अपनी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड को यूज करते हुए सारी वाइन को अपनी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस के अंदर रख लिया होता है। जाऊची वहाँ से बाहर निकल आता है और कहता है शुक्र है कि मेरे पास ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस है। मेरी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस तो इस पूरे के पूरे मेंशन से भी ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर तो मैं बहुत सारी वाइन को स्टोर कर सकता हूँ और इन सभी को लगा था कि ये मेरा मुकाबला कर सकते हैं। जाऊची वहीं पर खड़े खड़े अपने आसपास देखता और कहता है चलो अपनी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस के अंदर से सारी वाइन को बाहर बहा देते हैं। वहीं पर साइड के ऊपर खड़ा हो जाता है, अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ के अंदर से सारी वाइन को बाहर की तरफ निकाल रहा होता है, क्योंकि ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड का एग्जिट उसके हाथ के अंदर है। वहीं पर पीछे 2 नौकरानियां खड़ी होती है, वो उसकी तरफ देखती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा बेशरम है, हमने इसके बारे में सुना था कि ये कचरा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेशरम भी है, देखो जरा ये वहीं पर दरवाजे के सामने खड़ा होकर सुसु कर रहा है। जाऊची वहीं पर वाइन को वेस्ट करते हुए सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे ही अपने रूम में वापस चला गया तो ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, चलो वापस चल के कुछ नौटंकी करते हैं, अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करता हूँ। तो वो अपने हाथ के अंदर से वाइन को अपने मुंह के ऊपर मार लेता है, कहता है वापस जाकर नाटक करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पी के टल्ली हो चुका हूँ, फिर उसके साथ कुछ मजे करना चाहता हूँ। ऐसे वो अपने हाथ के अंदर से वाइन निकाल कर अपने मुंह पर लगाता है तो वो दोनों नौकरानियां और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार है, जी तो अपने सुसु के साथ अपना मुंह धो रहा है, और वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन जाऊची के रूम का दिखाया जाता है। जाऊची टल्ली होने का नाटक करते हुए अंदर आता है, वो दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही कहता है मेरी प्यारी वाइफ कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, चलो जल्दी से मुझे एक प्यारा सा हक दे दो। जैसे वो अंदर दाखिल होता है उसी वक्त उसकी वाइफ उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है और हमारा जाऊची उड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास है। तो बस उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने वाला था, लेकिन उसने तो मुझे उठाकर ही बाहर फेंक दिया। ये लड़की तो वाकई में इस बारे में सीरियस है कि ये मेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है, जहाँ पर अपने हस्बैंड को पहली ही रात मारना चाहती है। दरवाजे पे नॉक करता है और उसे कहता है किंगजू जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, किसी ने मुझे रूम के बाहर देख लिया तो सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम लेकर सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। तो किंगजू उसके लिए दरवाजा खोल देती है। ऐसी दरवाजा खुलता है तो जाऊची अंदर आने के बाद फिर से उसे कहता है चलो हम लोग अपनी स्वागरात को स्टार्ट करते हैं। ऐसी वो अंदर आता है तो किंगजू से कहती है तुम हर वक्त मुझसे 5 कदम दूर रहना और दूसरी बात मुझे कभी भी हनी या वाइफ कह के मत बुलाना। जाऊची उसे कहता है तो फिर मैं सोऊंगा कहाँ पर। किंगजू से कहती है तुम बिस्तर के ऊपर सो सकती हो, मैं जहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर सो जाऊंगा। किंगजू से कहता है नहीं मैं अपनी प्यारी वाइफ को जमीन के ऊपर कैसे सोने दे सकता हूँ, तुम बिस्तर के ऊपर सो जाओ, मैं जहाँ पर नीचे सो जाऊंगा। किंगजू से कहती है चलो फिर ठीक है ये सेटल हुआ, तुम यहीं पर फर्श पर सो जाओ, मैं बिस्तर पर सोने वाली हूँ। जाऊची सोच रहा होता है मैंने तो इसे ऑफर दी थी, मुझे तो लगा था ये कहेगी कि ठीक है तुम मेरे साथ बिस्तर पर ही सो जाओ। जाऊची उसे कहता है लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने थोड़ी देर पहले जो भी किया था वो सिर्फ एक नाटक था, मैंने सच में नहीं पी, मैं ड्रंक नहीं हूँ। किंगजू उसे कहती है हाँ जी बात मुझे पता है, तुम वहाँ पर नाटक कर रहे थे और मैंने तुम्हें कहा कि मुझे दोबारा हनी मत कहना। जाऊची उसे कहता है हम दोनों की शादी हुई है और हमने सारी की सारी रस्मों को भी पूरा किया है, तो फिर मैं तुम्हें हनी क्यों नहीं कह सकता, तुम मेरी वाइफ हो। किंगजू से कहती है मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि जहाँ पर दिल करे वहीं पर सुसु कर देते हैं। जाऊची से कहता है मैं तो बस वहाँ पर वाइन को बहा रहा था, मैं वहाँ पर सुसु नहीं कर रहा था। उसे कहती है मुझे तो इस बारे में पता ही
नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। पर साउची उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड से फाइनली हमारे हीरो की कल्टीवेशन वाली स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमारा जाउची अपने रूम से रात के वक्त बाहर निकल आता है और कहता है, शादी से पहले मैं अच्छा वाला बिस्तर के ऊपर सोया करता था, अब जबकि मेरी शादी हुई है मुझे ठंडे फर्श के ऊपर सोना पड़ रहा है, इससे अच्छा ये तो मैं शादी करता ही ना। मेरे पास कल्टीवेशन की पावर होती तो मैं अपनी वाइफ को जबरदस्ती बिस्तर के ऊपर गिरा लेता और वो सब कुछ करता जो एक पति पत्नी के साथ करता है। पर अफसोस मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है और उसकी पावर मुझसे ज्यादा है, मैं उसके साथ ये भी नहीं कर सकता। जाउची कहता है, तो क्या मेरी मेडियन साइज इनकी ऐसी ही रहने वाली है, क्या मैं दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। इसी वक्त उसके हाथ के ऊपर जो हिमली पॉइजन बीड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। जाउची कहता है, लास्ट टाइम मेरी पुरानी लाइफ में हिमली पॉइजन बीड टोटल 6 बार चमका था और जब भी ये चमका था तब मुझे स्पेशल ट्रेजर्स मिला करते थे। अब ये जहाँ पर चमक रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल ट्रेजर मुझे मिलने वाला है। अपने हिमली पॉइजनस बीड की लाइट को ट्रैक करता हुआ सामने की तरफ चला जाता है। वो अपने गार्डन में जाता है, वो गार्डन में जाकर ग्रास के पास बैठ जाता है। वहाँ पर घास के अंदर वो कुछ ढूंढ रहा होता है क्योंकि वहीं पर उसकी लोकेशन दिखाई जा रही होती है। अपने हाथ की तरफ देखकर कहता है, हिमली पॉइजनस बीड तो यहीं पर चमक रहा है, इसकी लोकेशन गलत कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो किसी न किसी ट्रेजर को होना चाहिए था। जाउची अपने हाथ से निकलने वाली लाइट को वहाँ पर उस घास के ऊपर डालता है। जैसे वो उस घास के ऊपर अपनी लाइट को डालता है तो वहाँ पर नीचे से कुछ घास चमकना शुरू हो जाती है। जाउची उस घास को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हिमली पॉइजनस बीड की लाइट के अंदर शो हो रही है, जबकि वैसे ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, हिडन स्टार हर्ब कहा जाता है। यहाँ पर तो इसके 2 पौधे हैं, एक पौधा भी इसका बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन मेरे हाथ में 2 लग गए हैं। अपनी पिछली लाइफ में मैं पूरे 24 साल में सिर्फ एक ही पौधे को देख पाया था और यहाँ पर मैंने एक साथ 2 को देख लिया। जाउची कहता है, ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है, ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसको हासिल करने के लिए एक इंसान दूसरे की जान भी ले सकता है। किसी ने यहाँ पर इसको मेरे हाथ में देख लिया वो तो जरूरी मुझे मार डालेगा। जल्दी से इसे मैं अपनी हिमली पॉइजनस बीड की स्टोरेज स्पेस में रख लेता हूँ और उसे अपने हाथ के अंदर रख लेता है। इसी वक्त उसे वहाँ पर कुछ और महसूस होता है। साइड पर देखता और कहता, अब यहाँ पर और क्या है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई और ट्रेजर भी है। कि मेरा हिमली पॉइजनस बीड तो चमक नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर एक और ट्रेजर कैसे हो सकता है। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक लड़की पड़ी होती है, वो लड़की वहाँ पर बेहोश होती है, फटे फुटे कपड़ों में वो बेहोश लड़की वहाँ पर पड़ी होती है। वो क्योंकि काफी अंधेरा होता है, जाउची कहता है, लगता है कि वहाँ पर कोई इंसान है, कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये कोई डेड बॉडी है या फिर यहाँ पर कोई बेहोश है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो वो कहता है, ये तो एक लड़की है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उस लड़की की उम्र हमारे जाउची से थोड़ी कम होती है, इसी वजह से उसे लिटिल गर्ल कहता है। उसे कहता है, लिटिल गर्ल तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो उसकी गाल को उंगली से टच करता है लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं आता। फिर वो अपने हाथ की मदद से उसकी गाल के ऊपर पिंच करता है। जैसे वो उसे पिंच करता है वक्त उसके हाथ के ऊपर काफी सारा पॉइजन चढ़ जाता है। वो जिस बात से बहुत सा हैरान होता है और अपने हाथ को जल्दी से पीछे की तरफ खींच लेता है और साथ साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपनी हिमली पॉइजन बीड को यूज करते हुए अपनी बॉडी से उस पॉइजन को निकाल रहा होता है। वो वाला पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जाउची कहता है, इस लड़की की बॉडी के अंदर तो बहुत ही टेरिफाइंग पॉइजन है, सिर्फ इसको टच किया और मेरी बॉडी के अंदर ये पॉइजन चला गया। अगर मेरे पास हिमली पॉइजन बीड नहीं होता तो मैं तो अब तक मर चुका होता। जाउची अपनी बॉडी से हिमली पॉइजन बीड की मदद से सारे पॉइजन को निकाल देता है। उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, कहता है, ये लड़की कौन हो सकती है और इसको पॉइजन किसने दिया। पर ये वाला पॉइजन बहुत ज्यादा स्पेशल और टेरिफाइंग है, पता नहीं ये पॉइजन किसने बनाया है। वहाँ पर अपने हाथ की तरफ ही देख रहा होता है। किसी वक्त वो लड़की उठती है और उसकी उंगली को पकड़ लेती है, उठकर बैठ जाती है। जाउची से कहती है, क्या वाकई में तुम्हारे पास हिमली पॉइजनस बीड है। जाउची हैरान होकर उसे कहता है, क्या तुम्हें हिमली पॉइजनस बीड के बारे में पता है। छोटी लड़की ने उसकी उंगली को पकड़ा होता है, वो उसकी उंगली के ऊपर बाइट करती है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। जाउची चिल्लाकर उसे कहता है, छोटी लड़की ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरा ब्लड क्यों पी रही हो। साथ ही उसे झटका देता है और पीछे की तरफ गिरा देता है। जैसे वो उसे पीछे की तरफ झटका देता है वहाँ पर धुआं निकलता है, सिर्फ उसके कपड़े वहाँ पर रह जाते हैं। तब वो लड़की उसकी हिमली पॉइजनस बीड के अंदर चली जाती है। जिस बात से बहुत सा हैरान होता है, कहता है, वो लड़की तो डिसअपियर होगी, वो तो मेरी स्टोरेज स्पेस के अंदर चली गई है। तुम्हारा जाउची वहीं पर अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर देखता है। वो अपने माइंड को उसके अंदर ले जाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि वो कहाँ पर गई। तो अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर जाता है तो वो लड़की उसकी स्टोरेज स्पेस के अंदर ही होती है और अपने आप को हील कर रही होती है। जाउची कहता है, इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है और ये मेरी स्पेस के अंदर आकर हिमली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए अपनी बॉडी से पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हिमली पॉइजनस बीड तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो चुका है, तो फिर ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे आ गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की ने मेरा ब्लड पिया है, इसी वजह से ये मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्टोरेज स्पेस के अंदर आ सकी है। जाउची जब उसकी तरफ देखता है तो क्योंकि उस लड़की के कपड़े तो बाहर ही रह गए थे, वो उसको देखकर अति शर्मा भी रहा होता है। अपने हाथ को आगे बढ़ाता और कहता है, मुझे इस लड़की को अपनी स्पेस में नहीं रखना, तो सबसे पहले इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं इसे अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर फ्री में तो रहने नहीं दे सकता, चलो पहले इससे अपनी कीमत वसूलते हैं। लेकिन साथ ही वो अपने हाथ को पकड़ लेता और कहता है, नहीं मैं इसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये तो मुझसे छोटी है, ये एक बच्ची है, फिर मुझे इसके साथ कुछ करना ही है, तो पहले इसे स्पेस में रहने देते हैं। 2 साल के बाद जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इससे कीमत वसूलेंगे। जाउची वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जाउची कहता है, तो बस उसकी आइडेंटिटी चेक करने वाला था, मैं इतना भी डर की इंसान नहीं हूँ, एक छोटी बच्ची को टच करूँ। उसी वक्त उसकी आंटी पीछे से आ जाती है और उसे कहती है, जाउची तुम यहाँ पर किसकी बॉडी को टच करने की बात कर रहे हो। जाउची काफी ज्यादा घबरा जाता है और आंटी से कहता है, आंटी नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो किसी को भी टच करने की बात नहीं कर रहा। आंटी उसे कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था, आज तो तुम्हारी शादी की पहली रात है। जाउची उसे कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं आसमान पर तारे देखने के लिए चला आया। मुझे सोच रहा था मैं अपनी आंटी को इस बारे में नहीं बता सकता कि शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझे किक मारकर बाहर फेंक दिया, वरना यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। जाउची आंटी से कहता है, आंटी लगता है कि तुम भी मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसी वजह से तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आई हो, तुम सो भी नहीं
नहीं पा रही। उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर तारे देखने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। साथ ही आंटी अपने आप में सोच रही होती है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नींद आएगी? मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। साउची आंटी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो ठीक है फिर अपनी पुरानी जगह पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर दोनों एक साथ बैठकर तारे देखते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। साउची आंटी से कहता है हम लोग एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर इस दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, काफी वक्त गुजर चुका है। उसे कहती है मुझे सर्दियों की वो रात आज भी याद है, हम दोनों एक साथ बाहर आकर बैठ गए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे और वहीं पर बैठे बैठे हम दोनों को नींद आ गई। हमें ये बात भी याद नहीं रही कि उस रात बर्फ पड़नी थी और पूरी रात वहाँ पर बर्फ पड़ती रही और सुबह के वहाँ पर छोटे छोटे तो स्नोमैन बन गए थे और ग्रैंडपा वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद हमें पूरे 2 दिन लगे उस ठंड से बचने के लिए। हम पूरे 2 दिन तक आग के सामने बैठे रहे, आग को सेकते रहे। साउची उसे कहता हाँ मुझे याद है और हमें बहुत ही कड़वा सा सूप भी पीना पड़ा था, वो भी पूरे 2 दिन तक। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में हंस कर बातें कर रही होती है तो यहीं पर इनके इमोशंस आगे बढ़ जाते हैं। साउची आगे बढ़ता है और आंटी के करीब हो जाता है और उसे कहता है आंटी तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। वो उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम ये नहीं कर सकते और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। साउची उसे कहता है लेकिन आंटी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। आंटी उसे कहती है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। साउची उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी आंटी हो, मैं आंटी के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? आंटी भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। जल्दी से अपने आसपास देखती है कि कहीं किसी ने इसकी बात को सुन तो नहीं लिया। साउची उसे कहता है आंटी तुम इतनी परेशान क्यों और आसपास क्यों देख रही हो? आंटी उसे कहती है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? तुम किसी और लड़की से शादी करने की बात करना भी मत। किंगजू ने ये बात सुन ली तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। साउची चिल्लाकर उसे कहता है मुझे जिया किंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। किंगजू अगर ये बात सुन भी लेती है तो मुझे इसका जरा भी डर नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं ये बात उसके सामने भी कह सकता हूँ। मैं तो शुरुआत से किंगजू के साथ शादी नहीं करना चाहता, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। आंटी उसे कहती है तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। साउची उसे कहता है ठीक है अब इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आंटी उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करती हूँ, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम दोनों का रिश्ता अलग है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए इतना ही काफी है। तो वहीं पर उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। वो दोनों वहीं पर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो रात जब गहरी हो जाती है जो वहाँ पर साउची को कंबल देने के लिए आती है, वो जब उन दोनों को वहाँ पर सोया हुआ देखती है तो वो उन दोनों के ऊपर कंबल देकर वापस चली जाती है। अगले वक्त साउची जब अपनी आंख खोलता है तो वो नीचे की तरफ देखता है कि उन दोनों के ऊपर किसी ने कंबल दिया हुआ। वो कहता है ये कंबल तो मेरे ही रूम का है, लेकिन मेरे रूम का कंबल यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंगजू मुझे कंबल देने के लिए आई थी और उसने हम दोनों को यहाँ पर एक साथ देख लिया, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर कंबल देकर चली गई है। का मतलब तो यह कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। अब जबकि सुबह हो चुकी है तो सुबह के वक्त पैट्रियार्च के रूम का भी एक सीन दिखाया जाता है। पैट्रियार्च के रूम के बाहर एक लड़का अपने हाथ में एक नोट लेकर भागता हुआ आता है और पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च जल्दी से यहाँ पर आओ, एक बुरी खबर है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं क्या हुआ, चलो जल्दी से बताओ, इतनी सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर है? लड़का पैट्रियार्च से कहता है साउथ सेक्टर की तरफ से हमारे लिए एक समन आया है। पैट्रियार्च भी साउथ सेक्टर का नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साउथ सेक्टर बहुत बड़ा है जबकि ये लोग जाओ क्लैन से हैं। जाओ क्लैन जाओ सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी ब्रांच है जो कि आगे जाके हमें पता चलेगा। पैट्रियार्च काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं जाओ जाकर सारे एल्डर्स को इकट्ठा करो, मीटिंग रूम में सभी मिलेंगे। नेक्स्ट सीन हमारे साउची का दिखाया जाता है। साउची रात बाहर सोने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही धीरे से दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, डर रहा होता है कहीं किंगजू काफी ज्यादा गुस्सा ना हो। जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचता है किंगजू दरवाजा खोल देती है और कहती है तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि रात को तुम्हें वहाँ पर बहुत ही अच्छी नींद आई और तुम्हारा वापस रूम में आने का दिल नहीं कर रहा? साउची उसे कहता है नहीं नहीं मुझे इतनी अच्छी भी नींद नहीं आई। साथ ही वो सोच रहा होता है इसे लगता है कि मुझे पेड़ के नीचे बहुत ही अच्छी नींद आई है क्योंकि मेरा बिस्तर तो इसने छीन लिया है। इसी वक्त साउची को कुछ महसूस होता है, वो जल्दी से आगे बढ़ता है और बेडशीट को वहीं पर खराब कर देता है। जल्दी से आगे बढ़कर किंगजू का हाथ पकड़ लेता है। किंगजू से कहती है साउची ये तुम क्या कर रहे हो? उसी वक्त उन्हें बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं किंगजू क्या तुम अपने हस्बैंड को अभी भी साउची कह रही हो? तुम्हें तो इसे हनी या हस्बैंड कहना चाहिए। किंगजू भी इस बात से काफी घबरा जाती है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं तुम दोनों तो काफी जल्दी उठ गए। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रैंडपा साउची और किंगजू के रूम में आते हैं। साउची उस वक्त नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है। वो किंगजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे हनी हनी कह रहा होता है, जबकि किंगजू उसका नाम पुकारी होती है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं किंगजू ये क्या तुम इसका नाम क्यों पुकारी हो? ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें इसे हनी या हबी कहना चाहिए। साउची ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप तो काफी ज्यादा जल्दी उठ गए। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं तुम दोनों भी तो ज्यादा जल्दी उठ गए हो, तुम्हें तो अभी तक सोया होना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसी वक्त एक लड़का उनके पास आता है। फिफ्थ एल्डर से कहता है फिफ्थ एल्डर आज ने आपको मेन हॉल में बुलाया है, हमारे पास एक नया समन आया, आपको वहाँ पर मीटिंग में जाना होगा। ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, कि मीटिंग रूम में मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम दोनों आराम से आराम करो। और ग्रैंडपा उस लड़के के साथ मेन हॉल की तरफ चले जाते हैं। जब ये साउची वहीं पर खड़ा बहुत सा घबरा रहा होता है। साउची कहता है मुझे अचानक से किलिंग इंटेंट कहाँ से महसूस हो रहा है कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, इसी वजह से। किंगजू काफी ज्यादा गुस्से में होती है। साउची जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है और उसे कहता है किंगजू मैंने तो बस सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, मेरी इसके अलावा और कोई भी बुरी इंटेंशंस नहीं थी। किंगजू से कहती है अगर दोबारा तुमने मेरी बॉडी को टच किया तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। साउची से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुम दोनों की
शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी है, मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, कि हम दोनों पति पत्नी है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर मैं तुम्हारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी टच करूँ, किंग उसे कहती है, तो इसका मतलब तुम मेरे बॉडी पार्ट्स को टच करना चाहते हो, यानी कि तुम मेरे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करना चाहते हो। जाओची उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं टच करना चाहता हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं होंगे तो फिर हम दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसे डेवलप होगा। इसी वक्त जाओची को बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। जाओची कहता है, ये क्या अचानक से मुझे ठंड क्यों महसूस हो रही है। जो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी आइस कोल्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो तुम मेरे पार्ट्स को टच करना चाहते हो। जाओची बहुत सा घबरा जाता है और उसे कहता है, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, दोबारा मैं तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरूंगा, इस बार मुझे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च वहाँ पर बैठे होते हैं सेंटर वाली चेयर पर, और बाकी के सारे एल्डर साइड पर बैठे होते हैं। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को सारी बात बता दी है जो भी इस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, अब तुम्हें जाकर बाकी के सारे यंग लड़कों को इस बारे में बताना होगा। फर्स्ट एल्डर बहुत खुश होते हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं, मुझे तो इस बात से कोई मसला नहीं है, मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा पोता इस मिलियन में से एक चांस को जरूर हासिल करे, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलने वाला। बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रैंडसन या फिर हमारे बेटे इस चांस को जरूर ऑक्युपाई करें। लोग किसी दूसरे की तरह तो नहीं है जिसका पोता तो इस लायक भी नहीं है। फिफ्थ एल्डर की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं। अब फिफ्थ एल्डर यहाँ पर फिर से एक बार शर्मिंदा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। जैसे वो जाकर अपने ग्रैंडसन को ये बात बताते हैं तो वो सभी लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग भी यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो एक पेड़ के ऊपर पंचेस मार रहा होता है। तो लोग कहता है, काफी दिनों के बाद ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। जाओची वहीं से गुजर रहा होता है। जाओची कहता है, इन सभी को अचानक से क्या हो गया, ये लोग सभी तो ट्रेनिंग नहीं करते, आज अचानक से इनको क्या हुआ कि ये सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहीं पर एक लड़का चापलूसी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपने सामने एक पुतले को खड़ा करके उसके सामने घुटने झुकाकर कह रहा होता है, तुम लाखों करोड़ों में एक हो, तुम आसमान के ऊपर चमकते हुए तारे की तरह हो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जूते भी साफ कर दूंगा। वो लड़का कहता है, अगर यहाँ पर चापलूसी की बात की जाए तो मुझसे ज्यादा और कोई भी महान नहीं है, कि पूरे जाओ सेक्टर में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इस तरह की मीठी बातें करके काम निकलवा सकता हूँ। वो ऑफिशियल यहाँ पर आ जाए, देखना मैं उसके सामने इस तरह की बातें करके चांस मैं ले लूंगा। जाओची उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जाओची कहता है, पता नहीं इन सभी को हुआ क्या है, कोई वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, कोई यहाँ पर तलवे चाटने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। उसी वक्त ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ, आप इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं, हमारे जाओ सेक्टर के साथ कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ग्रैंडपा जाओची को इस बारे में बताते हैं। वो जाओची से कहते हैं कि जाओ सेक्टर से कोई बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है, वो अपने ऑफिशियल मेंबर को यहाँ पर भेजने वाले हैं इस छोटे से जाओ क्लैन में। जाओची भी हैरान होता है, कहता है, लेकिन पहले तो वो लोग कभी भी यहाँ पर नहीं आते क्योंकि उन लोगों ने हमारे जाओ क्लैन को अलग किया हुआ है, जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं मानते। ये बात सच है कि हमारे जाओ क्लैन का जो फाउंडर था जाओ सेक्टर का एक मेंबर था, लेकिन उसको घर से निकाल दिया गया था। ग्रैंडपा उसे ये सारी बात बताते हैं कि हमारा जो फाउंडर था जाओ क्लैन का, जाओ सेक्टर के लीडर का बेटा था, उसने वहाँ पर अपने फादर के साथ कोई गलत बात कर दी जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया और उसने यहाँ पर आकर जाओ क्लैन बना लिया और हम सभी लोग उसी के आगे वंशज हैं। जबकि जाओ सेक्टर का पैट्रियार्च मर गया है तो उसे ये बात अच्छी तरह से याद थी कि उसका एक बेटा है जिसको उसने अपने घर से निकाल दिया था। मरने से पहले उसने एक विल लिखी थी, उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश कागज के ऊपर लिख दी, वो जाओ क्लैन के लोगों में से किसी एक मेंबर को अपने सेक्टर का हिस्सा बनाएगा कि उसने अपने बेटे के साथ जो बुरा किया वो ठीक कर सके। वजह से एक ऑफिशियल जाओ सेक्टर से यहाँ पर आने वाला है, वो तुम सभी बच्चों में से एक बच्चे को अपने सेक्टर में वापस लेकर जाएगा। लेकिन तुम्हारा तो उनके साथ जाने का कोई चांस भी नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ पर मिस्टिक पावर्स को भी चेक करेंगे, तुम में से जिसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगी वो ऑफिशियल उसी को यहाँ से लेकर जाएगा। जाओची कहता है, इसी वजह से मेरे सारे कजन यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब करना चाहते हैं, इसलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इनको सिलेक्ट किया जाए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम्हारे तो मेडियन सी ब्लॉक है, तुम्हारे पास मिस्टिक पावर नहीं है। जाओची उनसे कहता है, ग्रैंडपा मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद में अपनी बीवी के लिए भी कुछ ले जाऊंगा, उसको भी भूख लगी होगी। वो ग्रैंडपा के साथ दूसरे रूम की तरफ चला जाता है जबकि जैंग वहीं पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। ब्रदर जैंग जल्दी से लॉन्ग के पास जाता है और उसे कहता है, ब्रदर लॉन्ग, काम हो गया, जाओची ग्रैंडपा के साथ खाना खाने के लिए किचन की तरफ चला गया है, फकत किंगजू अकेली होगी, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, जाओ जाकर उसका दिल जीत लो। जाओ लोग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो जल्दी से जाओची के गार्डन की तरफ चला जाता है जहाँ पर किंगजू पेड़ के नीचे बैठी होती है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अरे पूरे क्लाउड सिटी में एक तुम ही खूबसूरत लड़की हो। जैसे वो उसे आगे की बात करने लगता है, किंगजू उसे कहती है, जाओची घर पर नहीं है, तुम बाद में आना, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जाओ लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि इसने तो उसे बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो उसे कहता है, जिस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि यहाँ पर जाओची नहीं लेकिन तुम हो और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती देखने का मुझे मौका मिला। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद फिर से उसे कहती है, मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जाओ लोग कहता है, लगता है कि इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालने वाली, लगता है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ी बहुत फोर्स को यूज करना पड़ेगा। जाओची उसके सामने अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल को यूज करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छी हो, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक फ्रेंडली स्पार मैच करें, उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी इजाजत के बिना ही जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा होता है, वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसके हाथ को ब्लॉक करने लगती है। जैसे उसके करीब पहुंचता है तो उसकी लात टपकना शुरू हो जाती है। जाओ लोग कहता है, इसका हाथ तो बहुत ज्यादा सफेद है, तनी जब मैं इसके हाथ को टच करूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। जैसे वो उसके हाथ को टच करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, किंगजू अपने हाथ को साइड पर सड़काते हुए स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमती है और उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और वो थप्पड़ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जाओ लोग नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके मुंह से उसके दो दांत भी टूट जाते हैं। किंगजू उसे थप्पड़ मारने के बाद कहती है, यंग मास्टर लॉन्ग, मुझे लगता है कि तुम 1 वर्सेस 1 फाइट में इतने भी अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाओ लोग मार खाने के बाद उठकर बैठ जाता है, उसके नाक और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जाओ लोग कहता है, अभी यहाँ पर हुआ क्या, मैं इस वक्त अपनी बेसिक मिस्टिक स्टेज के 3rd लेयर पर हूँ, मैं इससे पूरा एक लेवल ऊपर हूँ। ये बात सच है कि मैंने इसके सामने अभी अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इससे इस तरह मार खाकर गिरना नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की ने अपनी पावर्स को सुप्रेस किया हुआ है, इसने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ है। जाओ लोग उसकी कल्टीवेशन की तरफ देखता और कहता है, ये तो अपनी
अपनी एलिमेंट्री मिस्टिक लेयर के 10th लेवल पर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे क्लाउड सिटी में इतना हाई लेवल वाला बंदा कोई भी नहीं है। किंगजू से कहती है, यंग मास्टर लॉन्ग तुम जा क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें और ज्यादा मार खानी है? लॉन्ग से कहता है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी फुल पावर को यूज करने वाला हूँ। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, हमारी किंगजू फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारती है, जिससे वो उड़ता हुआ फिर से पीछे जाकर गिरता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। उसे कहती है, यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। मार खाने के बाद अब बेचारे ज़ाओलॉन्ग का चेहरा सूज जाता है। ज़ाओलॉन्ग कहता है, ये लड़की पक्का यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील कर रही है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं पर हमारे ज़ाओची को भी दिखाती है। ज़ाओची अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आ रहा होता है। ज़ाओची कहता है, पता नहीं मेरी प्यारी वाइफ को बंस पसंद आएंगे या नहीं, लेकिन मेरी आंटी को तो ये बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो बड़े शौक से इनको खाती है। तो अगर उसकी नजर ज़ाओलॉन्ग पर पड़ती है, जो कि अपने चेहरे को छुपाता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। ज़ाओची उसे कहता है, बिग ब्रदर लॉन्ग तुम कहाँ पर जा रहे हो और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अभी काली तो तुम बिल्कुल ठीक थे, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? तुम्हारे चेहरे की हालत कैसी हो गई? ज़ाओलॉन्ग अपना चेहरा उसे छुपा रहा होता है। ज़ाओची कहता है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो चोटें लगी हुई है वो गिरने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लगती, तुम्हें किसी ने पीटा है, मुझे ये बताओ तुम्हें किसने मारा है? इसने भी किया है, ये बहुत ही बुरा किया है। जबकि ज़ाओलॉन्ग उसे कहता है, नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा पाँव फिसल गया था जिसकी वजह से मैं मुंह के बल नीचे गिरा था और मेरे चेहरे के ऊपर ये सारी चोटें लग गई। जीजन उसे कहता है, क्या वाकई में? कि ब्रदर लॉन्ग तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो, इसी वजह से तुम्हें ये चोटें लगी हैं। कहता है, ठीक है ब्रदर तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। उसके चले जाने के बाद हमारा ज़ाओची सोच रहा होता है, को लगता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना सकता है, ये सारी की सारी चोटें तो मेरी वाइफ की दी हुई है। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पर ना होने की वजह से ये उस मौके का फायदा उठाने के लिए वहाँ पर गया होगा, लेकिन शायद इसे ये नहीं पता कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा जालिम है। मेरी वाइफ तो मुझे टच नहीं करने देती, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जाकर उसको टच कर सकते हो? ज़ाओची वहाँ पर आता है, दूर से चिल्लाकर अपनी वाइफ से कहता है, हनी मैं वापस आ गया, मैं तुम्हारे लिए खाने को भी कुछ लेकर आया हूँ। किंगजू से कहती है, थोड़ी देर पहले तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर आया था ज़ाओलॉन्ग। ज़ाओची से कहता है, हाँ मुझे पता है, वो वहीं पर रास्ते से गुजर रहा था, मैंने उसकी खराब हालत देखी है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे। हमारी अगली एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची अपनी वाइफ के पास आता है, उसके लिए खाना लेकर आता है, जबकि वो उसे बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था, तुम्हारा कजन ज़ाओलॉन्ग। ज़ाओची उसे कहता है, हाँ मुझे उसके बारे में पता है, उसके चेहरे की हालत तो काफी ज्यादा बुरी थी, तुमने तो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। किंगजू से कहता है, हनी किंगजू मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तो मुझे बताओगे कि तुम इस वक्त कल्टीवेशन के कौन से लेवल पर हो? वो काफी देर तक उसके जवाब के लिए वहीं पर रुका रहता है, जहाँ तक कि 2 घंटे गुजर जाते हैं। वो बार बार कभी एक साइड से उसकी तरफ देखता है, कभी दूसरी साइड से उसकी तरफ देखता है। परेशान होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखता है। किंगजू से कहती है, तुम मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? ज़ाओची से कहता है, मैं तो बस तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कब से तुमसे एक सवाल पूछा है, पिछले 2 घंटे हो गया यहीं पर तुम्हारे जवाब सुनने के इंतजार में। कपल्स के लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को अपने हार्ट्स को यहाँ पर जोड़ना होगा। अगर हमारे दिल मिलेंगे तभी तो हम दोनों में प्यार बढ़ेगा। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद कहती है, क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरे साथ अपना दिल जोड़ना चाहते हो? ज़ाओची से कहता है, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और साथ ही वो सोच रहा था, पता नहीं मैंने यहाँ पर किससे शादी कर लिया है, ये एक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं लगती, लगता है कि मैंने किसी आइस के स्टैचू के साथ शादी की है जो कि बोलता भी नहीं। साथ ही हमारा ज़ाओची सीरियस हो जाता है और सीरियस होकर उसे कहता है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ और ये वाला सवाल काफी ज्यादा सीरियस है। उसे कहता है, मुझे ये बताओ, क्या तुम हमेशा सुबह 6 बजे अपने सपने से उठ जाती हो? उठने के सिर्फ 30 मिनट के बाद ही तुम्हें तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होती है, तुम्हें अपने बाजुओं और टांगों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। किंगजू से कहती है, हाँ ये बात तो बिल्कुल ऐसी है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ज़ाओची साथ ही शर्माना शुरू कर देता है और उसे कहता है, मुझे एक और सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ, क्या इस बार तुम्हारे पीरियड्स 6 से 7 दिन के हिसाब से लेट है? किंगजू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। ज़ाओची जल्दी से भागता हुआ पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। किंगजू से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम वहाँ पर जाकर छुप क्यों रहे हो? वो पेड़ के पीछे से अपना मुंह निकालता है और उसे कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछ लिया, इसलिए मुझे लगा कि तुम मुझे मारना शुरू कर दोगी। मैंने सोचा कहीं तुम मुझे जान से ना मार दो, इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर छुप गया हूँ। किंगजू से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें जान से कैसे मार सकती हूँ? मैं बस तुम्हारे हाथ पांव तोड़ूंगी, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। ज़ाओची से कहता है, इतने सीरियस चेहरे के लुक के साथ अपना मजाक मत करो, तुमने ज़ाओलॉन्ग के साथ जो कुछ किया वो मैंने देखा है, बाकी में बहुत ज्यादा खतरनाक हो। किंगजू से कहती है, अच्छा ठीक है जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाओ, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? ज़ाओची भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी मेरिडियंस को टच करके। किंगजू हैरान होकर कहती है, क्या तुमने वाकई में मेरी मेरिडियंस को टच करके ये सब कुछ पता लगाया है? ज़ाओची से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं पता लगा सकता, क्योंकि मैं गॉडली फिजिशियन हूँ जिसके पास मेडिसिन की बहुत ज्यादा नॉलेज है। किंगजू से कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी मेरिडियंस को टच करने के लिए दिया ही नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? ज़ाओची से कहता है, हाँ तुमने तो मुझे नहीं कहा, लेकिन जब ग्रैंडपा हमारे रूम में आए थे और सुबह मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उसी वक्त मैंने तुम्हारी पल्स को फील किया था, मुझे पता चला ये सब कुछ। किंगजू से कहती है, तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ जानबूझ किया था? ज़ाओची से कहता है, तुम सिर्फ काम की बात के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी बीमारी के बारे में बात करते हैं। किंगजू गुस्से के साथ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और उसे कहती है, अब जबकि तुम्हें दूसरे लोगों की मेडियंस को पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो जाओ जाकर अपनी उस छोटी आंटी को ढूंढो और उसकी मेडियंस को जांचो। ज़ाओची से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम वाकई में बहुत ज्यादा बीमार हो, और इस बीमारी की वजह तुम्हारी फ्रोजन आईसी टेक्निक है, उसकी वजह से तुम बीमार हो रही हो। चिल्लाकर उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पाम को उसकी गर्दन के पास लाकर रोक देती है और कहती है, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर जब बात की आईसी क्लाउड टेक्निक के बारे में या फिर आईसी पैलेस के बारे में, यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काट दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ज़ाओची से कहता है, क्या वाकई में तुम मुझे मार डालोगी? मैं तो बार बार यही बात करने वाला हूँ, तुम अपनी उस टेक्निक की वजह से बीमार हो रही हो। मैं तुम्हारी इस आईसी क्लाउड टेक्निक को तो विथस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी प्यारी वाइफ यहाँ पर एक बीमारी की वजह से रोज बार रोज बीमार होती जाए और उसकी कंडीशन खराब हो जाए। इस बीमारी की
वजह से तुम्हारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। जाओची उसे इस बारे में बताता है। जाओची कहता है नॉर्मली जब हमारी मिस्टिक पावर्स बढ़ती है, जितना ज्यादा हमारा लेवल अप होता जाएगा उतना ज्यादा हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता जाएगा। तुम्हारी आईसी क्लाउड टेक्निक अलग है, जितनी ज्यादा तुम्हारी टेक्निक के हिसाब से तुम्हारा लेवल अप होता जाएगा, तुम्हारी मिस्टिक पावर्स बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा तुम्हारा लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। जाओची से कहता है मुझे तुम बताओ क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा है? किंग से कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब कुछ सच है, मेरा लाइफ स्पैन कम हो रहा है। जाओची से कहता है तो फिर चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें हील करता हूँ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा जब तक तुम बिल्कुल ठीक ना हो जाओ। तो किंग उससे इलाज करवाने के लिए राजी हो जाती है। वो दोनों वापस से अपने रूम में आ जाते हैं। अपने पास से एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालता है। किंग से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? तुम तो वाकई में सीरियस हो गए, जो तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जाओची से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीमारी और आईसी क्लाउड पैलेस के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, सारा इलाज भी एक सीक्रेट रहेगा। किंग से कहती है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर ट्रीट कैसे करने वाले हो, क्या इलाज कैसे करोगे? जाओची अपने बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारी नीडल्स पड़ी होती है। वो कहता है मैं नीडल्स को यूज करूंगा। किंग उसके पास नीडल्स देखकर सोच रही होती है एक्यूपंक्चर की आर्ट को हासिल करने के लिए को पहले 10 साल तक मेहनत करना पड़ती है। 10 साल अगर आप ट्रेनिंग में लगाते हैं तभी आपको एक मास्टर माना जाता है। ये लड़का तो अभी बहुत ज्यादा यंग है, तो एक्यूपंक्चर की टेक्निक कैसे आ सकती है? इसको देखकर तो लगता है कि नीडल्स को यूज करना इसे अच्छे से आता है। किंग उसके चेहरे की तरफ देख रही होती है, जबकि उसी वक्त जाओची से कहता है हनी तुम्हें मेरे चेहरे को देखने की बजाय अपने हाथ की तरफ देखना चाहिए। किंग उसकी बात सुनने के बाद अपने हाथ की तरफ देखती है तो जाओची ने एक एक्यूपंक्चर नीडल को उसके हाथ के अंदर दंसा भी दिया होता है और उसे पता भी नहीं चलता। वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ, कब इसने नीडल को मेरे हाथ में दंसा दिया। जाओची उसे कहता है अब तुम्हें बस लंबी लंबी सांस लेनी है, बहुत ज्यादा रिलैक्स लेना है और उसके बाद यहाँ पर अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज मत करना। और फिर जाओची बड़ी स्पीड के साथ काफी सारी एक्यूपंक्चर नीडल्स को उसके हाथों के अंदर दंसा देता है। वो उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने अभी भी क्या किया? उसके हाथों में अंदर नीडल्स को दंसाता है तो उसके हाथों के अंदर से बहुत सारी कोल्ड मिस्टिक पावर रिलीज होती है। जो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मेरे हाथ तो पहले से भी लाइट हो गए हैं। जाओची उसे कहता है तुम्हारे हाथों के जॉइंट्स के अंदर जितनी भी मिस्टिक पावर अटकी हुई थी वो सारी की सारी मैंने अपनी एक्यूपंक्चर नीडल से रिलीज कर दिया, इसी वजह से तुम्हारे जोड़ हल्के हो गए हैं और तुम्हें अपने हाथ भी हल्के महसूस हो रहे हैं। जाओची उसे कहता है मैं अपनी इसी टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी स्ट्रेंथ को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। हैरान होकर उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, पर सिर्फ एक्यूपंक्चर नीडल्स को यूज करते हुए तुम किसी की स्ट्रेंथ को 3 गुना नहीं बढ़ा सकते। अगर तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो तो फिर तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक तहलका मच जाएगा, सभी लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। जाओची उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें पहले इसको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन ट्राई करने के लिए पहले तुम्हें अपने कपड़े उतारना पड़ेंगे। इसी के साथ ही जाओची के सर में एक जबरदस्त पंच पड़ता है। जाओची उसे कहता है ये तुमने क्या किया? वो उसे कहती है बीबी तुमने क्या कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतार दूं? जाओची उसे कहता है मैंने यहाँ पर ऐसा क्या कह दिया, मैंने तो बस यही कहा कि तुम्हें बस अपने कपड़े उतारने हैं ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। तो सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते ये सब कुछ कह रहा था। किंग उसे कहती है तुम्हारी मेडिसिन में प्रोफिशिएंसी तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी एज भी काफी कम है, लेकिन फिर भी एक्यूपंक्चर टेक्निक्स के साथ तुम काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो। जाओची उसे कहता है क्योंकि ये सब कुछ मेरे महान मास्टर ने मुझे सिखाया है, मेरे मास्टर एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे, उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है और ये सब कुछ उन्होंने मुझे भी सिखाया है। जाओची उसे कहता है तो हम लोग इन बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे तुम्हारी कमर को देखना पड़ेगा। जाओची उसे कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम वाकई मेरी कल्टीवेशन को 3 गुना बढ़ा सकते हो? जाओची उसे कहता है हाँ मैं बढ़ा सकता हूँ। जाओची सोच रहा होता है इस दुनिया में जिसकी कल्टीवेशन ज्यादा है यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक के ऊपर राज करता है और जहाँ पर ऐसा मौका तो कोई भी गवाना नहीं चाहेगा जिसके साथ उसकी 3 गुना पावर बढ़ जाए। किंग जल्दी से उसकी तरफ कमर करके बैठ जाती है और उसे कहती है चलो फिर ठीक है, देखते हैं तुम्हारी ये वाली नई टेक्निक जिससे तुम मेरे 3 गुना स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। जाओची 2 घंटे तक उसके पीछे बैठा रहता है और उसके बाद उसे कहता है अभी तक अपनी कमर से कपड़े नहीं हटाए। माते उसे कहती है क्या वाकई मुझे ये करना पड़ेगा? जाओची उसे कहता है हाँ तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारी कमर के ऊपर नीडल्स को कैसे लगा पाऊंगा। किंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी कमर के ऊपर से कपड़े हटा देती है और उसे कहती है चलो जल्दी से अपनी मेथड को स्टार्ट करो और दूसरी बात मेरी तरफ घूर घूर कर देखना मत और गंदी सोच तो बिल्कुल भी मत लाना। जाओची सोच रहा होता है एक वाइफ की बॉडी उसके हस्बैंड के लिए तो होती है कि वो अपनी वाइफ की प्यारी बॉडी को देख सके, ये तो मुझे अपनी बैक को भी देखने नहीं दे रही। फिर साथ ही वो कहता है इसकी कमर तो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा वाइड भी है, टच करने में कैसी महसूस होगी। फिर साथ ही वो कहता है ये मैं कैसी गंदी बातें सोच रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना है। फिर वो नीडल्स को उठाता है और उसकी कमर के अंदर लगाना स्टार्ट करता है, एक एक करके उसकी कमर के अंदर नीडल्स को लगा रहा होता है। ये सारी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर लगाने वाली नीडल्स होती है। किंग सोच रही होती है मुझे सिर्फ नीडल्स ही महसूस हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो मेरी कमर को टच नहीं कर रहा है, ये तो वाकई में एक अच्छा इंसान है। हालांकि ये हर वक्त ठगियों की तरह बात करता है, जब इसके पास मौका है ये फिर भी मुझे टच नहीं कर रहा। जाओची बहुत सारी नीडल्स को जब उसकी बॉडी के अंदर लगा रहा होता है वहीं पर उसको महसूस होता है कि जाओची अपनी नीडल्स के अंदर अपनी मिस्टिक पावर्स को डाल रहा है। जाओची के पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है लेकिन उसके पास थोड़ी बहुत मिस्टिक पावर्स हैं। किंग चिल्लाकर उसे कहती है जाओची ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि जाओची भी उसे चिल्लाकर कहता है हिलना मत, मैं अभी अपने बहुत ही क्रिटिकल मोड पर हूँ, ये टेक्निक पूरी होने वाली है। किंग उसे कहती है लेकिन तुम अपनी नीडल्स में अपनी मिस्टिक पावर्स को इंसर्ट कर रहे हो, अगर तुम इसी तरह अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करते रहे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तुम बेहोश हो जाओगे। जाओची उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही जाओची में बताता है मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी मिस्टिक पावर्स ही ऐड नहीं कर रहा बल्कि मैं अपनी ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर से एनर्जी को नीडल्स के अंदर डाल रहा हूँ ताकि इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको निकाला जा सके। जाओची की अपनी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जाओची कहता है अभी बहुत सारी नीडल्स रहती हैं, मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास मिस्टिक पावर्स बहुत ज्यादा कम है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। जो कि महसूस होता है कि ये पहले से बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, अब ये बड़े ही स्लो नीडल्स को दंसा रहा है। जाओची कहता है अभी सिर्फ 2400 नीडल्स रह गई हैं। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद वो अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर देता है। किंग से कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा। तो 2 घंटे के बाद किंग की बॉडी के अंदर से जबरदस्त पावर निकलती है। किंग कहती है अब मेरी बॉडी के अंदर जो मिस्टिक पावर्स है वो बहुत ही स्मूथली मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने लेवल अप किया है। अगर मेरी मास्टर को इस बारे में पता चल गया, मास्टर ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगी कि इस तरह भी किसी की पावर को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। किंग से कहती है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं 1 महीने के बाद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुमने अपनी जान को दांव पर लगा
आकर मेरे लिए सब कुछ क्यों किया। जाओची उसे कहता है ये सब कुछ करने के पीछे 3 वजह है। वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मुझे कचरा समझते हैं सिवाय तुम्हारे। तुम मुझे कभी भी कचरा नहीं कहती। हाँ, ताकि तुम मेरी ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा साथ दे रही हो और तुमने जाओलोंग को पीटा भी। तो तुम्हें मेरी फिक्र है। रात के वक्त तुम मेरे और आंटी के ऊपर अपना कंबल देकर गई थी। दूसरी बात ये है तुम मेरी वाइफ हो और मेरी वाइफ होने के नाते नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मुझसे पहले मर जाओ। साथ ही जाओची से थम्स अप करते हुए कहता है और तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये है मैं तुम्हारी कमर को देखना चाहता था कि आखिर तुम्हारी नंगी कमर कैसी दिखती है। वैसे मेरा इरादा तो पूरे कपड़े उतरवाने का था लेकिन ये भी अच्छी दिखती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 8 की शुरुआत में ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने बेटे की कब्र पर आते हैं और वहाँ पर खड़े वो काफी ज्यादा उदास होकर अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं। बेटा जो कि जाओची का फादर है वो क्योंकि काफी अर्सा पहले मर चुका है अपने बेटे से कहते हैं हमारे जाओ क्लैन में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। जाओ सेक्टर से एक ऑफिशियल यहाँ पर आने वाला है जो कि हमारे जाओ क्लैन के एक मेंबर को अपने जाओ सेक्टर का हिस्सा बना लेगा। हमारा जाओ क्लैन फाइनली एक बार फिर से राइज करने वाला है। अगर हमारा कोई भी मेंबर जाओ सेक्टर का एक मेंबर बन गया तो हमारा जाओ क्लैन भी तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस कि तुम ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं हो। और साथ ही उसे उसके बेटे के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है। हालांकि जाओची तुम्हारा रियल बेटा नहीं है, यानी कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी मैंने उसको तुम्हारे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। तुमने जाओची की जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। इसी वजह से मैंने तुम्हारे बेटे को अपने पोते की तरह ही पाला है। ताकि मैं हमेशा उसको बचाने के लिए जो हो सका वो करता रहूंगा। उसी वक्त ग्रैंडपा को साइड से आवाज आती है। जाओलोंग वहाँ पर होता है। ग्रैंडपा कहते हैं कौन है वहाँ पर। लोग झाड़ियों से बाहर निकलता है। ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर होंगे, वैसे मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जाओलोंग वहाँ पर झुककर ग्रैंडपा को ग्रीट कर रहा होता है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो ग्रैंडपा सामने नहीं होते, ग्रैंडपा गायब हो चुके होते हैं। वो बहुत सा हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा गायब होने के बाद उसके पीछे आ जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे कहते हैं जाओलोंग क्या तुमने यहाँ पर मेरी बातें सुनी, मैंने जो कुछ भी कहा क्या तुमने वो सुना। जाओलोंग बहुत सा घबरा जाता है और कहता है नहीं एल्डर मैं तो अभी भी यहाँ पर आया हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। ग्रैंडपा प्लीज मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जाओची का राज यहाँ पर फाश हो चुका है। इसी वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं अगर तुमने कुछ सुना नहीं तो फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जाओलोंग ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा पेट्रोलाज ने मुझे यहाँ पर आपको जो बताने के लिए भेजा है कि जाओ सेक्टर से जो ऑफिशियल मैसेंजर आने वाला है वो कल आएगा। मैं सभी को ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा है और मुझे आपको बताने के लिए भेजा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ग्रैंडपा शांत हो जाते हैं और उसे कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, इसी वजह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे पता है कि मैसेंजर कल यहाँ पर आने के बाद तुम्हें पिक करेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी तुम्हारे कजिन्स हैं उन सभी में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। चल मैं हमारे जाओ क्लैन का नाम बहुत ज्यादा रोशन करना क्योंकि तुम जाओ सेक्टर का हिस्सा बनने वाले हो। और साथ ही इतनी बात करते हुए साइड पर मुड़ जाते हैं। जाओलोंग उनसे कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर प्रेस करने के लिए। तो ग्रैंडपा के वहाँ से चले जाने के बाद जाओलोंग कहता है इस बुढ़े खुसर को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसने तो यहाँ पर मेरी जान ही निकाल दी थी, लेकिन चलो कम से कम मुझे एक सच्चाई तो पता चली। मुझे पता है कि वो कचरा हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसकी रगों में हमारे जाओ क्लैन का खून नहीं दौड़ रहा। ये वाली खबर तो तहलका मचा देगी। तो यहीं से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह फर्स्ट एल्डर अपने नौकरों को वहाँ पर काम लगाकर सारी तैयारी करवा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल मैसेंजर आने वाला है। यहाँ पर कारपेट बिछाते हैं और साथ ही वो सारी तैयारियां करवा रहे होते हैं, पूरे एरिया की साफ सफाई करवा रहे होते हैं। वहीं पर नौकरानियां खड़ी होती हैं। फर्स्ट एल्डर नौकरानियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारे सामने जो नौकरानी खड़ी है इसको जाकर कमरे के अंदर बंद कर दो क्योंकि इसकी शक्ल बहुत ज्यादा भद्दी दिखती है। मुझे कोई भी भद्दी दिखने वाली नौकरानी यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी नौकरानी यहाँ पर दिखी जिसकी शक्ल भद्दी दिखती है तो मैं उसको जाकर वैशाखाने पे बेच आऊंगा। नौकरानियां बेचारी भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। फर्स्ट एल्डर क्योंकि वहाँ पर सारे नौकरों से काम करवा रहे होते हैं, इसी वजह से वो शोर में चाह रहे होते हैं। जाओची जो कि अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है वो जल्दी से उठ जाता है और चिल्लाकर कहता है ये कौन कमीना भाई सुबह सुबह शोर मचा रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो। जाओची ने भी काली रात को अपनी बीवी की कमर के अंदर एक्यूपंक्चर वाली नीडल्स को दंसाया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेड हो गया था और वो बिस्तर पर ही सो गया है। इसी वजह से उसकी बीवी ने उसे बिस्तर पर सोने दिया है। जाओची जैसे बिस्तर पर उठकर बैठता है उसका हाथ साइड पर होता है, वो साइड पर टच करते हुए कहता है ये तो कुछ बहुत ज्यादा नरम नरम है, पता नहीं ये क्या चीज है। जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो वो उसकी बीवी होती है। क्यूजू भी क्योंकि बिस्तर पर ही लेटी होती है और जब ये अचानक उठा था तो इसका हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर था। जैसे हमारी क्यूजू उठती है ये सब कुछ देखने के बाद उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है। जाओची से कहता है बेबी किंगजू ये तुमने क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों पति पत्नी है, अगर मैंने टच कर भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसे कहती है मैंने तुम्हें रात को बिस्तर पर इसलिए सोने दिया था क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब थी, अगर तुम फर्श पर सोते तो तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन तुम्हें ये परमिशन किसने दे दी कि तुम मेरी बॉडी को टच कर सकते हो। अगर दोबारा तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी बॉडी के किसी भी हिस्से को टच किया तुम्हारी हालत भी तुम्हारे कजन जाओलोंग जैसी होगी। तुमने उसको तो देखा ही होगा मैंने उसका क्या किया था। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, जाओलोंग जहाँ पर किसी और की बीवी के ऊपर हाथ डालने के लिए आया था जबकि मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी के ऊपर हाथ डाला है, मुझे उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो। मेरे खूबसूरत चेहरे की तरफ देखो, तुमने इसका क्या हाल कर दिया, इस तरह मैं बाहर कैसे जाऊंगा। किंगजू अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए उसके चेहरे को ठंडा करती है और कहती है इससे तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी। उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे कहती है यूर वेलकम। जबकि जाओची सोच रहा होता है पहले इसने मेरा मुंह सुझा दिया और उसके बाद अपनी आइस से इसको ठीक कर रही है तो ये काफी अच्छी। किंगजू जाओची से कहती है मुझे लगता है कि आज ही वो मैसेंजर यहाँ पर आने वाला है, इसी वजह से सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं लेकिन मैं वहाँ पर नहीं मौजूद हो सकती, मुझे कहीं और जाना है। जाओची से कहता है लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं आना चाहती, क्या तुम उस अमेजिंग मैसेंजर को नहीं देखना चाहती,
मैंने सुना है कि जाओ सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हमारे क्लैन के जो पैट्रियार्च हैं वो तो उसके पांव भी पड़ने को तैयार हो जाएंगे कि वो एक बार अपनी शक्ल उनको दिखा दे। किंग जो उसे कहती है, मेरी मास्टर ने मुझे पहले से बता दिया है कि जाओ सेक्टर से जो मैसेंजर यहाँ पर आने वाला है उसका नाम जाओ क्वांगजुन है। उसकी कल्टीवेशन कोई ज्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन वो एक टायरेंट की तरह है, यानी कि एक जालिम किंग की तरह है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ताऊची उसे कहता है, ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा। और साथ ही वो सोच रहा था, लगता है इसे मेरी फिक्र हो रही है, हम दोनों में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स लाइन बनाकर खड़े होते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जाओ क्वांगजुन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो यहाँ पर पहुंचे। वो सभी लोग काफी देर से खड़े होते हैं, इसी वजह से गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, कजन्स कहते हैं हम लोग काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, वो कमीना अभी तक आया क्यों नहीं? वो अपने आप को समझता क्या है, हमें पूरा दिन यहाँ पर उसका इंतजार करना होगा। फिर तीसरा कजिन उनसे कहता है, तुम्हें उस मैसेंजर के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि वो जाओ सेक्टर से है तो हमारे लिए तो वो एक गार्ड की तरह है, क्योंकि वो हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका देने वाला है। इसी वक्त एक कजिन भागता हुआ वहाँ पर आता है और उनसे कहता है, जाओ सेक्टर का मैसेंजर यहाँ पर आ चुका है। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा खुश होती है और कहते हैं, चलो चलो जल्दी करो, सब मैसेंजर यहाँ पर आने वाले हैं, जल्दी से उसको वेलकम करने की तैयारी करो। सभी लोग गेट के पास चलते हैं। इस वक्त मैसेंजर के घोड़े वहाँ पर आकर रुकते हैं। तो मैसेंजर भी काफी ज्यादा ठगी किस्म का इंसान है। उसने पहले ही अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर 2 लड़कियां बिठा रखी होती हैं, कि उसके साथ बहुत ही पावरफुल बटलर भी होते हैं, या फिर उनको गार्ड्स भी कह सकते हैं। ताऊची के कजन भी कुछ काम नहीं होते। वो जैसे वहाँ पर क्वांगजुन को देखते हैं कि उसने अपने साथ 2 खूबसूरत लड़कियां उठाई होती हैं, उनकी भी लाट टपकना शुरू हो जाती है और कहती है, हमें भी जाओ सेक्टर को ज्वाइन करना है। इसे कहता है, काश मैं भी जाओ सेक्टर की तरफ से एक मैसेंजर होता और इस तरह की 2 खूबसूरत लड़कियां मेरे बाजू बैठी होती। आज भी जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, उनसे कहते हैं, जाओ जुनहाई, मैं इस कबीले का पैट्रियार्च हूं, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ। उस मैसेंजर को अंदर ले जाया जाता है और अंदर जाकर उसे चेयर पर बिठा देते हैं, जबकि वो दोनों लड़कियां उसके दोनों साइड पर खड़ी होती हैं। तो मैसेंजर क्वांगजुन उन सभी से कहता है, अगर हमारे एल्डर मर नहीं जाते और उन्होंने अपनी विश नहीं लिखी होती अपने मरने से पहले, तो मैं कभी भी इस गंदी जगह पर नहीं आता, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया हो। क्योंकि पैट्रियार्च के सामने उनके कबीले की बेइज्जती हो रही है और वो उसे कह रहे होते हैं, ठीक है हम आपकी बात को समझते हैं। क्वांगजुन उनसे कहता है, अब जबकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी तो फिर मुझे इसे पूरा करना ही पड़ेगा। साथ ही वो अपनी साइड वाली लड़की को देखता है और उसे कोई जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। ये तो इसने बहुत ही बुरा किया और इसकी कोई वजह भी नहीं है। सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया कि इसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। मैसेंजर चिल्लाकर उस लड़की से कहता है, कमीनी कहेगी, क्या तुम्हें मेरे मूड को देखकर पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पर सैड बात कर रहा हूँ? तुमने देखा नहीं, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली हेड के मरने की बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर मेरे साथ चिपकी हुई रोमांस कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें रोना चाहिए। और फिर साथ ही उसे कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे दिखाई मत देना। साउची और उसके कजन भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, इसने तो कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी, उस लड़की को ऐसे ही थप्पड़ मार दिया, लड़की बेचारी ने तो कुछ गलत किया भी नहीं। वो सभी लोग इसकी हरकत की वजह से गुस्से में होते हैं। क्वांगजुन उनकी तरफ देखता और कहता है, क्या तुम सभी को इससे कोई मसला है? तो सभी लोग जल्दी से अपने चेहरे के रिएक्शंस को चेंज करते हैं और उसे कहते हैं, नहीं जंग मास्टर, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम तो वाकई में एक मर्द कहलाने के लायक हो, तुम्हें उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहिए था। तीसरा उसे कहता है, मैं उसे थप्पड़ नहीं बल्कि तुम्हें तो उसे किक भी मारनी चाहिए थी। पैसेंजर पैट्रियार्च से कहता है, कल सुबह सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के सारे यंग बच्चों को कोर्टयार्ड में इकट्ठा करो, जितने भी लोग हैं उन सभी को ले आना। कल सुबह मैं उन सभी की कल्टीवेशन को भी चेक करूंगा, उनकी पोटेंशियल भी देखूंगा और उसके बाद उनमें से जो मुझे पसंद आएगा उस मेंबर को लेकर अपने जाओ सेक्टर में वापस चला जाऊंगा। और साउची के सारी कजन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि कल हमें बस यहाँ पर अपने आप को इसके सामने साबित करना होगा और जो हमें से किसी एक को अपने सेक्टर में ले जाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमेंगी। क्वांगजुन उनसे कहता है, जबकि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ तो मैं अपने सेक्टर की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। तो उसका बटलर वो गिफ्ट लेकर आता है। बटलर पैट्रियार्च के हाथ में वो बॉक्स देता है और उसे कहता है, इसके अंदर कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर है। इस कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर की मदद से तुम लोग किसी की भी ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक कर सकते हो या भी किसी की टूटी हुई मेरिडियंस को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। पैट्रियार्च भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि उसके सारे कजन भी हमें इस बारे में बताते हैं कि ये कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर क्या कर सकता है और ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, कि हमारे पैट्रियार्च इसको अपने ट्रेजर रूम में ही जाकर स्टोर करेंगे और इसको यूज नहीं करेंगे जब तक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। जबकि क्वांगजुन सोच रहा था, इन कचरों ने तो पहले कभी कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर को देखा ही नहीं होगा। क्वांगजुन उन सभी को कहता है, तुम सभी को ये बात तो पता होगी कि कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर की मदद से तुम लोग किसी की भी टूटी हुई मेरिडियंस को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। फिफ्थ एल्डर ये बात सुनने के बाद वहीं पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पोते की मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी है या फिर टूट चुकी है, वो उनको इसकी मदद से रिकवर कर सकते हैं। फिफ्थ एल्डर कहते हैं, मेरे साउची की मेरिडियंस ब्लॉक है, मेरे पास ये मिस्टिक पाउडर आ जाए, अपने पोते की मेरिडियंस को दोबारा से ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्वांगजुन की कमीनेपनी की और ज्यादा बड़ी हद देखेंगे कि ये यहाँ पर और क्या करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।